हे मैं लवलीत राठ, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसियन होने वाला है और माफिया बेस्ट स्टोरी है ऑब्वियसली, तो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी एक 2 BHK अपार्टमेंट में खड़े थे, जिसके हाथ में 2 छोटे छोटे बॉटल थे, दोनों के हाथ में। एंड देन उनके सामने खड़ी थी सबसे पहले तो हमारी जियांग फैमिली, जिसमें चांग चेंग जिसके हाथ में गन था और वो उसने ब्लैक कलर का लेदर पैंट, गंजी और उसके शोल्डर पर टैटू बने हुए थे। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूरते हुए विंग को देख रहा होता है। वहीं उसके पीछे उसके डैड खड़े थे और उसके बगल में उसकी मॉम, जिसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा था हैंड वाला, वो पकड़ी हुई खड़ी थी, जहाँ पे वो पैनिक अटैक कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लैन गिरेन और लैन सीचैन खड़े थे। लैन सीचैन बस बेबसी के साथ में खड़े थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे। उसके पीछे अंकल डंडा लिए हुए आँख और हाथ दोनों पीस रहे होते बहुत जोरों का, क्योंकि हमारा लान वांगजिया के हाथ में जहर का बॉटल था भाई। एंड उसके पीछे जांग्स के सारे पंटर्स थे और लैंस के सारे पंटर्स थे, और ये दोनों हैं माफिया राइवल्स, साउथर्न और नॉर्थर्न, जहाँ पे गुसू का पूरा इलाका और जो कि साउथ में जितना भी पड़ता है, ठंड का जितना इलाका हम कह सकते हैं, वो सारे एरियाज को कवर करते हुए लैंड पूरा अंपायर को चला रहा है। और नॉर्थ का पूरा एरिया को कवर करने के लिए, जिसके साथ वेंस भी मिले हुए हैं, वो जांग फेमियांग कवर कर रहे हैं। तो 2 राइवल्स आमने सामने हैं और उन दोनों बच्चे के हाथ में है पॉइजन। जांग चेंग बी लाइक, वी उसे बाहर फेंको और घर चलो बाबा, ये सब सही नहीं है। विंग कहता है क्यों? आप कैसे कह सकते कि सही नहीं है? आपने जो कुछ भी किया वो अपने बदले के लिए किया, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे दूर मत कीजिए प्लीज़। मॉम, गोगो को समझाओ ना। जहाँ पे उसकी मॉम हाफते हुए कहती बाबा घर घर चलो, घर चलो बाबा, घर चलो। जहाँ पे जांग चेंग दांत पीसते हुए कहता मॉम, उसी वे उस पॉइजन को वहाँ रख दो, चलो हमारे साथ घर चलो, ठीक है ना? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, चलो यहाँ से। डिंग कहता है नहीं। इतना बोल वांग जी के हैंड में हाथ डालता है और कहता है हम जिएंगे तो साथ में, हम मरेंगे तो साथ में। इतना बोल वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उस बॉटल को खोलते हैं और दोनों एक ही साथ में जहर पी लेते हैं। जहाँ पे सीचन और जांग चेंग भागते हुए कहता है वांग जी विंग, और उसे पकड़ता है। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं आप हमें एक नहीं होना देना चाहते ना गगा, क्योंकि कि अब आई हेट यू गगा। इतना बोल विंग अपनी आंखें बंद कर देता, जहाँ पे वांग जी के मुंह से ब्लड आ रहा होता है। अब विंग को देखते हुए कहता विंग 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 विंग। इतना बोलने के साथ ही वो जियांग चिंग के मुंह पे एक मुक्का मारता है, विंग को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम जीते जी अगर एक नहीं हो सकते हैं तो मरने के बाद जरूर हो जाएंगे। इतना बोलते हुए वांग जी उसे लेकर के बैठते हुए चिल्लाता है आह अंकल, अब तो आपको शांति मिल गया ना? और वो जियांग फेमियांग और साथ में लैन किरण दोनों को देखते हुए बोल रहे थे। जहाँ पे सीजन कहता है मुझे माफ कर दो वांग जी। वांग जी कहता गगा आप पूरी लाइफ अपने दिल के हाथों मजबूत थे, लेकिन मैं नहीं हूँ। आपकी दुश्मनी की वजह से हम क्यों तड़पे, हम क्यों मर जाए? हाँ। इतना बोलने के साथ ही वांग जी भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था। जहाँ पर जंग से और कहता है विंग 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 विंग। वांग जी के हाथ से छोड़ रहा होता, लेकिन वांग जी ने विंग को इतना कस के पकड़ा हुआ था कि विंग की पकड़ ढीली पड़ ही नहीं रही थी। एक तरफ जहाँ पे सी चैन वांग जी को खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ जियांग सिंह विंग को वांग जी के पकड़ से आज़ाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 15 मिनट के झक्का झोरी के बाद फाइनली दोनों अलग हो गए थे, क्योंकि वो दोनों बेहोश हो चुके थे। आनन फानन उन्हें कार में डाला जाता है, हॉस्पिटल की रवानगी होती है और दोनों को
ओटी रूम शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे सीजन के पूरे कपड़े पे ब्लड लगा हुआ था और जियांग चेंग, जो कि विंग के पॉइजन वाली उल्टी की वजह से उसका कपड़ा गंदा हो गया था, उस पूरे माहौल में सारे जने बैठे हुए थे। जियांग फेमियांग, जियांग यू, साथ में लैन किरण, सीचेन, जियांग चिंग, लेले, क्रेस, शुयांग, शॉ सिंचेंग, इतने जने थे जो कि अंदर में थे और बाकी के सारे लोग बाहर थे। जहाँ पे सीचेन अपने आप को ना 2-3 थप्पड़ लगाता है और कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर अगर मैं, इतना बोलने के साथ ही कहता है, ओ गॉड प्लीज मेरे भाई को बचा लो। वहीं जियांग चेंग डॉक्टर को आते हुए देखता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो याद रखना इस हॉस्पिटल को मैं आग लगा दूंगा। डॉक्टर बेचारा अलग ही डरा हुआ था, क्योंकि 2-2 माफियाज फैमिली और पूरा हॉस्पिटल कवर किया हुआ था लोगों से। इतने सारे लोग थे कि मतलब वहाँ पे पेशेंट्स और डॉक्टर्स कम लग रहे थे अभी फिलहाल से उस बिल्डिंग में, पर वहाँ पे सारे पंटर लोग उसके आके भर गए हुए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर की अलग ही सिट्टी पिट्टी गुम हुई पड़ी थी। उसके बाद उन दोनों का ऑपरेशन करना स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे जो हमारा जियांगचिंग था बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो वापस बाहर आ गया था। उसने अपने कपड़े को देखा जो कि टिश्यू लेकर साफ कर रहा होता है। सीचेन उसके पास आता है और कहता है, जियांगचिंग। जियांगचिंग उसे घूर कर देखते हुए उसके मुंह पर मुक्का मारने ही वाला होता है। सीचेन उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? हाँ, क्या मैं कमजोर हूँ? बोलो। जहाँ पे जियांगचिंग बस उसे घूर कर देख रहा था, सीचेन कहता है, हाँ कमजोर तो मैं तब पड़ गया था। क्या तुम अब जिद नहीं छोड़ने वाले हो? जहाँ पे जियांगचिंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन खो दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो तुम्हारा भाई भी जिंदा नहीं रहेगा, याद रखना सीचेन। सीचेन कहता, क्यों? आखिरकार क्यों? जो तुमने मुझसे 1 मिनट के लिए भी प्यार नहीं किया था। जहाँ पे जियांगचिंग, जो कि आगे चला गया हुआ था, उसके इमोशन पूरे बदल गए थे। अपनी आंखों को बंद करते ही कुछ फ्लैशेस देखता है, देन ओपन करते ही कहता है, नहीं, कभी नहीं। सीचन कहता है, झूठ, बिल्कुल झूठ। इतना बोलते हुए वो जियांगचिंग को खींचते हुए कार पार्किंग में लाता है। एक कार के बोनेट के ऊपर धक्का देते हुए उसके हाथों को पकड़ता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को गन लगाए हुए थे, और कहते हैं, ठीक है ना, चलो मर जाते हैं साथ में, है ना, जैसे मेरा भाई मर रहा है। जियांगचिंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ, नहीं अपने भाई और तुम्हारे भाई की तरह। मुझे अपनी फैमिली के लिए जीना है, तो मैं तो मरने वाला काम नहीं करने वाला। सीजन कहता है, तो मैं भी मरना नहीं चाहता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम साथ आ जाएं? जिस पे जियांगचिंग कहता है, बिल्कुल नहीं। सीजन उसे कहता है, क्यों? जियांगचिंग उसे कहता है, क्यों का क्या मतलब? हाँ, बस मैं नहीं चाहता तो नहीं चाहता, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे। जिस पे जियांगचिंग जब उसे स्ट्रगल कर रहा होता है, सीजन ऐसे ट्रिगर द ऑन कर देता और कहता है, अगर मूव हुए तो सीधा तुम्हारे पेट में जाएगा ये बुलेट। इतना बोल सीचेन उसके लिप्स को ऐसे पकड़ने वाला था कि जियांगचिंग मुंह फेर लेता है, जिसपे सीचेन उसके फेस को अपने गन से ऐसे करता है और वापस से कहता है, आई वांट इट राइट नाउ। और इतना बोलने के साथ ही उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जियांगचिंग, जिसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो रही थी, सीचेन धीरे धीरे करके उसके हैंड्स से वो गन्स ले लेता है और उसके हैंड को मोड़ देता है। किस करने के बाद अपनी बॉडी से उसे प्रेशर देने के बाद छोड़ते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं। जियांगचिंग बस वहाँ पे बुत बन के खड़ा था और अपने आप पे गुस्सा होते हुए खुद से एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, आखिरकार क्यों कमजोर पड़ जाते हो तुम? हाँ, वो तुम्हारा दुश्मन है। जहाँ पे सीचेन स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता और कहता है, अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो है, जिद्दी कहीं का। इतना बोल वो अंदर आ जाता है। कॉफ़ी जो सबको दिया जा रहा था, तो सीचन भी एक कॉफ़ी लेकर के उसका वेट कर रहा था। जहाँ पे जियांगचिंग आते ही वो कॉफ़ी ले लेता है और उसे देख रहा होता है, जहाँ पे सीचन उससे ऐसे उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा। जियांगचिंग उसके हैंड को हटाते हुए कहता, छोड़ो मुझे। सीचन उसके हाथ को खींचते हुए अपने साइड खड़ा करते हुए कहता है, यही रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वहां से जैसे ही जाने को होता है, जियांगचिंग उसका तो मन कर रहा था उसके टमी में एक कोहनी मार के कूट दे उसको, लेकिन फिलहाल से हॉस्पिटल था, सीन नहीं बनाना था, इसलिए चुपचाप खड़ा हो जाता है और उस कॉफी को घूट को पीते हुए कहता है, वो भी क्या दिन थे।
इतना बोलने के साथ ही वो बस उसे देख रहा होता है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर जब ओटी रूम का दरवाजा बंद होता है तभी सीचेन जियांगजिंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें याद है? जहाँ पे जियांगजिंग कहता है, पहले हम पेशेंट को देखने चले। डॉक्टर क्या कह रहा है, लेकिन सीचेन उसे कहता है, ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पे जियांगजिंग कहता है, हाँ बोलो। सीचेन कहता है, मेरे भाई की खातिर सब भूल जाओ जियांगजिंग। जियांगजिंग कहता है, फॉरगेट इट। और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है जहाँ पे सीचेन, जो कि सारे लोग एक एक करके उस तरफ जा रहे होते हैं। सीचेन अपने आप से कहता है, सब मेरी गलती थी। और इतना बोलने के साथ ही वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे सीचन उस समय नंबर 1 था साउथ एंड सिटी को पूरा ये कैप्चर करके काम करने के लिए। सीचेन आदमी को आदमी नहीं समझता था और किसी को कुछ नहीं समझता था। जो रास्ते में आते थे उन सबको सीधा मौत के घाट उतार देता था। उसके मॉम डैड को भी, जो कि गैंग वॉर में मारे गए थे, उसके डैड और मॉम को अचानक से गोली लग गई थी जिसकी वजह से उनकी फैमिली तबाह हो गई थी। अंकल का एक पैर वो चोटिल हो गया था पहले, जो कि जितने भी माफियाज चाइना में थे वो सब एक गैंग बैंग चलाते थे जिनमें 5 फैमिली आती थी, जिन और साथ में लैन, साथ में जियांग, साथ में वेंस और साथ में नी। ये सारे फैमिली मिलकर एक पूरा का पूरा ट्राइब बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें फूट आती गई, जनरेशन गैप होता गया, जिसकी वजह से लोग अपना अपना बिजनेस में पैर हाथ पसारने लगे। किसी ने पॉलिटिक्स का सहारा लिया तो किसी ने कुछ इंडस्ट्रीज को कैप्चर किया, जिसकी वजह से लोग अपने अपने क्षेत्र पर निर्भर हो गए। लेकिन अभी भी 2 रूल कर रहे थे, एक साउथर्न एक नॉर्थर्न, जहाँ पे वेन जियांगजिंग के साथ में काम कर रहे थे और जिन्स तो निये लैंस के साथ में काम कर रहे होते हैं। हालांकि लैंस इतने ज़्यादा पावरफुल और मजबूत थे कि साउथर्न के साथ साथ नॉर्थर्न का थोड़ा सा हिस्सा को भी उन्होंने कैप्चर करा हुआ था, जिसकी वजह से आए दिन उन लोगों में झगड़े होते रहते थे, गैंग वार होता रहता था और लड़ाइयाँ होती रहती थी। पहले की दोस्ती अचानक से आई तकरार की वजह से दुश्मनी में तब्दील हो जाए, किसने सोचा था? जियांगयू, जिसने अभी अभी अपना एक ब्रांड बुटीक खोला था जिसकी ओपनिंग की शुरुआत की जा रही थी। उस बुटीक को खोलने का सपना जियांग यालनी को था, जो कि वो वहाँ पे अपना डिज़ाइन किया हुआ खुद का कपड़ा और साथ में बड़े बड़े ब्रांड को उसमें ऐड करना चाहती थी। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। कहते हैं ना, एक परिवार का इकट्ठा होना दूसरे के लिए खतरे का घंटी हो जाता है। ये बात सही साबित हुई जियांग फैमिली के साथ में। वहाँ पे जो कि हमारा विंग था वो जस्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बना ही था, फ्रेशर्स, और वो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे। यानी बहुत खुश थी और विंग उसके सारे कलेक्शन को चेक करते हुए कहता है, सीजे सीजे ये सारे कलेक्शन तो बहुत अच्छे हैं। जिस पे हमारा वांग जी, सॉरी विंग, याली 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 उसे कहता है, यस आई नो बेबा, मुझे पता है कि सारे कलेक्शन अच्छे हैं, पर तुम्हें कौन सा पसंद आया? जिसमें से विंग एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है जो कि एक तरह से सूट टाइप का था, थ्री अटायर सूट। बोलता मैं ये ट्राई करके आऊँ? तो वो हाँ बोल देती है। विंग चेंजिंग रूम में चला जाता है और बाहर वो लोग जब दुकान पे सारी चीज़ों को इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ गैंग्स के लोग आते हैं, जो आते ही उन सारे सामानों को तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। यानली और उसकी मॉम थी और विंग थे, जियांगजिंग नहीं था, जियांग फेमियांग भी नहीं थे। वो दूसरे काम से मीटिंग्स के लिए गए हुए थे और उस तोड़फोड़ में जियांग यू को सर पे चोट लग जाती है। जियांग यानली के साथ में वो लोग बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं, सारे स्टोर्स को तोड़फोड़ कर देते हैं और साथ में यानली को पीटने के लिए आ रहे होते हैं। तभी जियांग यू बीच में आती है और गन निकाल कर शूट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो लोग सेफ्टी के लिए गन रखते थे। लेकिन जैसे ही गन्स की सारी बुलेट खत्म होती है, जो काउंटर बना था मिरर वाला, शीशा वाला, उसके ऊपर जियांगयू को ले जा करके सीधे इसे दे मारता है, जिसकी वजह से कांच उसके सीने में लग गया था। और यानली उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जो कि वहाँ पे और भी स्टाफ बॉय थे, वो लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए आए। तो उन सब के साथ उन लोगों ने पहले तो थोड़ी बहुत छेड़खानी की, पर जब देखा कि बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ना चाहते हुए उन लोगों को, जो हाथ में उन लोगों के स्टिक्स था, बैनट से, उन सब से उन लोगों का सर फोड़ दिया, किसी को जान से मार दिया। मतलब कि एक तरह से कुल मिलाकर सबको दिन दहाड़े सबने उसको पीट कूट के बराबर करके मार डाला हुआ था। विंग जो कि अंदर था और वो जब रेडी होकर के नीचे उतरता है, ऊपर वाले सेक्शन एरिया में कोई नहीं गया था, नीचे पूरा दुकान तहस नहस हो चुका था।
और सारे लोग इधर-उधर बिखरे पड़े थे। कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कार के जाने की आवाज़ आ रही थी। जब विंग भागकर आता है तो मॉम, मॉम, मॉम चिल्लाता है, लेकिन मॉम उसकी कहती सीजे, सीजे को बचाओ। जब विंग सीजे के पास जाता है तो उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और साथ में उसके सीजे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके हाथ में काँच लगे थे, पैर में लगे थे, सर में लग चुके थे। ये देखते ही विंग चिल्ला रहा था क्योंकि उसने ब्लड इतना ज़्यादा देखा था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो सुन्न हो चुका था। विंग अपने घर का सबसे लाडला बच्चा था, उसने कभी भी खून-खराबा ज़्यादा देखा ही नहीं था। आए दिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या तो उसे बोर्डिंग स्कूल डाल दिया जाता, उसे आर्मी स्कूल भेज दिया जाता या फिर शहर से बाहर कर दिया जाता। विंग बस छुट्टी मनाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किसने सोचा था कि विंग जब यहाँ आएगा तो वो अपनी फैमिली को इस हालत में फिर से देखेगा। डरते हुए, काँपते हुए, ब्लडी हाथ के साथ में उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, जहाँ पे उसकी मॉम को और उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। विंग बार-बार जियांग जेंग को कॉल कर रहा था, बार-बार, 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 लेकिन वो लोग मीटिंग में थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता है। विंग ना चाहते हुए भी उस हॉस्पिटल में अपनी बहन और अपनी मॉम को एडमिट किए हुए था। बारिश की रात विंग की ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, जहाँ पे एक आईसीयू में उसकी मॉम थी, दूसरे में उसकी बहन का ट्रीटमेंट हो रहा था। विंग के होश उड़े हुए थे, वो बाहर आकर बारिश में खड़ा हो गया था क्योंकि वो फ़ोन करने अपने भाई को आया था और गुस्से के मारे फ़ोन फेंक देता है। हर कॉल नहीं लग रहा था। वो ऐसे ही बाहर खड़ा था, अचानक बारिश आ गई थी। उसे कोई सुध नहीं था कि वो क्या कर रहा है वहाँ खड़ा होकर। वो बस बैठ जाता है और चीखते हुए कहता है, आखिरकार मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों? क्यों? तभी पीछे से एक शख्स उसके ऊपर छाता लेकर आता है, जो कि था नन अदर देन हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वांगजी, जो कि बस हॉस्पिटल आया था, वो भी अपने अंकल की दवाई लेने के लिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी और उसे शहर आकर लेना था, जिसकी वजह से वो वापस रिटर्न जाने वाला था। किसने सोचा था कि इसकी डेस्टिनी इस तरह से विंग से टकराएगी? उसे रोता हुआ देखकर वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था। उसे कहता है, हे लिटिल बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? विंग उस समय महज बस 18 साल का था। वो खड़ा होता है और कहता है, काका, अंदर मेरी मॉम आईसीयू में है। वांगजी उसे वहाँ उठाकर लाता है, सीट पे बिठाता है, अपना कोट उसके ऊपर डालते हुए कहता है, 1 मिनट रुको। वो जाता है, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, जहाँ पे विंग के हाथ में वो कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। वांगजी बस उसे देख रहा था, चुपचाप, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5-7 मिनट बाद वांगजी से कहता है, हे, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। विंग कहता है, अंदर अंदर मॉम है और गगा आ नहीं रहे हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये ठंडी कॉफ़ी भी पसंद नहीं आ रही है। मुझे नहीं पीना। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? अंगजी कहता है, चिंता मत करो। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे सीजे सही हो जाएंगे। आई प्रॉमिस। विंग कहता है, आई होप कि वो सही हो जाए। अंगजी उसके हाथों को पकड़े हुए उसके टीयरी आइज को क्लीन करते हुए कहता है, मुझे अब जाना होगा, ठीक है, मुझे बहुत दूर जाना है। विंग कहता है, थैंक यू काका। वांग जी उसे देखता और कहता है, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वांग जी अपनी कार में आके बैठता है, जहाँ पे क्रिस गेट ओपन करते हुए कहता है, सर, अभी हाल ही में गैंग वार हुए हैं। पता चला है कि हमारे कुछ गैंगस्टर के साथ में पहले लड़ाई हुआ था, तो उन्होंने जांग्स के साथ फिर से लड़ाई की है। वांग जी कहता है, घर चलो, सारा रिपोर्ट देना, मैं थक गया हूँ। क्योंकि वांग जी जस्ट विंग से मिला था, तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसके कुछ गैंगस्टर लोगों ने ये सारा कांड करके आ रखा है। विंग को बस वो वहाँ से क्रॉस करते करते देखता है एंड देन आंखें बंद करते हुए कहता है, कौन था ये? इसके दर्द को देखकर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था? मुझे इतना बुरा क्यों लगा? ओह शिट, मैं तो उसका नाम पूछना ही भूल गया। ये बोलते हुए वांग जी कहता है, इस हॉस्पिटल का फ्रंट एरिया का फुटेज निकलवाना तो कहता है, सर वो तो मुश्किल है, बट फिर भी देखते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे जब वांग जी घर आता है तो अंकल सीचिन के साथ में बैठे हुए थे। वांग जी आते ही दवाई देते हुए कहता है, अंकल ये रहा आपका सारा दवाई। अंकल कहते हैं, वांग जी तुम वापस से स्वदेश कब जा रहे हो? तो कहता है, अंकल मैं स्वदेश छोड़ के मैं वुहाई जाना चाहता हूँ। तो अंकल कहते हैं, वुहाई भी ठीक ही रहेगा, तो तुम जा सकते हो, अपना सारा संभाल लो और निकलो। तो वांग जी कहता है, मैंने सुना कि अभी जस्ट गैंगवार हुआ। अब क्या हुआ अंकल?
तो सीचन कहते हैं, वांग जी पहले तुम अपना पढ़ाई ख़त्म कर लो, क्योंकि हमारा जो वांग जी है वो भी बस 20 साल का है। दैट्स वाई पढ़ाई ख़त्म करो, तुम्हें बाद में हमारा फैमिली बिजनेस, साथ में हमारे फैमिली के टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस और माफिया लाइन तीनों अपनाने हैं। तो तुम्हें बेसिकली हर चीज़ में परफेक्ट होना होगा, इसलिए यहाँ का सारा काम हम खुद देख लेंगे, तो तुम बुहाई जाओ। वांग जी कहता है, क्या मैं चांगान नहीं जा सकता? तो अंकल कहते हैं, वो हमारे दुश्मन का इलाका है और तुम वहाँ जाकर अपनी मौत को दावत देना चाहते हो। अगर किसी को गलती से भी पता चला कि तुम हमारे हो, सेकेंड हायर हो, कुजू के राजकुमार हो और साथ में माफिया के जो ग्रैंड माफिया है उनके पोते, और तुम लैंड सीजन के भाई हो, तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें जिंदा रहने देगा? वांग जी ये बात अच्छे से जानता है, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में सीजन बहुत ही ज़्यादा शातिर और खूंखार था। दैट्स वाई तो वो उसे कहता है ठीक है, और इतना बोल कर वो वापस से अंदर चला जाता है, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी समय नहीं था डिस्कस करने के लिए। उसको भी छुट्टी लेकर आए हुए 4 दिन हो गए थे और यहाँ का माहौल से वांगजी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता था, इसलिए वो चुपचाप से अपना पैकिंग करने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही अंकल कहते हैं कि क्या किया, अगर गैंग वॉर ही करना था तो फिर फैमिली को टारगेट क्यों बनाया? सीजन कहता है, मैंने उन लोगों से कहा था फैमिली को टारगेट नहीं करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सबसे वीक नस पे वार करना चाहिए, लेकिन इस बीच में उन लोगों ने उसकी बहन के साथ, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। अंकल कहते हैं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ बुरा करें। सीजन जाओ जाकर सब ठीक करो और देखो कि क्या चल रहा है। सीजन कहता है जी। इतना बोल वो वहाँ से उतनी रात को निकलता है। अब हालांकि गोसू में तो बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन संघाई में तो हो रहा था। दैट्स वाई जब वो लोग एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ही सीजन के आगे वाले कार सीधा ऐसे ब्लास्ट और पटरी खा के सीधा पुल के उस पार चला जाता है, क्योंकि पुल के इस पार था जियांग चिंग, जो कि उसका रास्ता रोके खड़ा था। इधर विंग, जिसने गुस्से के बाद फ़ोन फेंक दिया था। जब मीटिंग ओवर होती है तो सीचन और जियांग चिंग, जियांग फेमियांग सारे मीटिंग में थे, यहाँ तक कि वेन चाओ, वेन दुहान और नी मिंजो भी। सब लोगों को अपना अपना काम दिया जा रहा था कि किस इलाके में किसको जाकर के कितना बिजनेस करना, और कोई किसी के मामले में दखल नहीं देगा। इस पर डिस्कशन हो रहा था। हालांकि उसके पीछे सीजन ने ये सारा कांड करवा दिया हुआ था, जिसके बाद वो जब बाहर आता है तो विंग को कॉल करता है, कॉल नहीं लगता है। बाद में उन्हें अपने सूत्रों से पता चलता है कि जो उनकी फैमिली है उनके ऊपर हमला हुआ है। जाहिर सी बात है उसे अच्छे से पता है कि कुछ दिन पहले भी जियांग चिंग के कुछ गुंडों ने क्लब में सीजन के 2 बंदों को मार दिया था। वो भी बस हाथापाई हुई थी और गुस्से गुस्से में आकर उन लोगों ने ठोक दिया था। उसके बाद वो लोग मौका तलाश रहे थे जियांग चिंग से ये बदला लेने का, और उन्हें मौका अच्छा मिल गया था, क्योंकि दुकान में हालांकि 3 बंदे थे, हमारा विंग भी था, लेकिन वो दोनों बस टारगेट किए उसकी मॉम और उसकी बहन को। हमारा विंग का शायद लक बोलो या बैड लक बोलो, क्योंकि वो अगर चेंजिंग रूम में नहीं होता तो शायद वो भी मारा जाता या मर चुका होता, किसने देखा था। तो ये सारी बातें जब जियांग चिंग को पता चलती है तो वो पहले से उसका पीछा करने के लिए हाईवे पे ही एंड में आके खड़ा था, जहाँ पे वो रास्ते जो कि साउथर्न और नॉर्थर्न को जोड़ रहे होते हैं। सीचन कार से बाहर निकलता और उसके सारे लोग भी, जहाँ पे फिर से शूट आउट होना स्टार्ट हो गया था। इतनी ज़्यादा गोलियां कि इधर से भी लोग मर रहे थे और उधर से भी, लेकिन जियांग चिंग ने सीचन को नहीं देखा था, क्योंकि सीचन हमेशा एक हैट कवर करके रखता था, जहाँ से बस उसके लिप्स देखते थे और कुछ भी नहीं। और जियांग चिंग जो कि इतना दूर था, तो वो सीचन जो था ना, वो वापस से सोचता है कि क्यों ना अगर इसने मुझे ऐसे भी नहीं देखा है। और जहाँ पे थोड़ी देर पहले ये लोग जो मीटिंग में थे, तो जियांग चिंग हमारा बाहर कार में था और वो लोग खुद में ही बातें कर रहे होते हैं, और अंदर गया हुआ था उसके पापा, और उसके बाद निये मिंजे, उसके बाद हमारा वेन रूहान, उसका बेटा वेन सू, वेन चाओ भी बाहर ही था। और जो हमारे लैन सिचन थे वो हमेशा की तरह उसने अपना फेस कवर किया हुआ था, क्योंकि सबको लगता था कि इस सीट पे अंकल आके बैठते हैं, और वो पहले से ही ऐसे रहते थे। और अभी तक सीजन को ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा था। हालांकि जियांग फिमियांग सीजन को 1-2 बार मिल चुके हैं, लेकिन ज़्यादा बार नहीं। और एक होता है ना खौफ का माहौल बनाकर रखना कि नहीं तुमको नहीं जानना है, बस नाम से जानो, ऐसे टाइप से। इसीलिए तो ये लोग एक दूसरे को ऐसे जानते हैं कि हाँ ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, लेकिन पर्सनल वाइज किसी ने किसी को देखा ही नहीं था। मतलब कि सीचन ने जियांग चिंग को अच्छे से नहीं देखा था, जियांग चिंग ने सीचन को देखा तो था, बस उसका हल्का लिप्स देखा था, पूरा चेहरा नहीं देखा था। दैट्स वाई जियांग चिंग अपनी कार में बैठ जाता है वापस से और उस तरफ आ रहा होता है। वो दोनों कार एक दूसरे के कार से टकराती है और सीधा पानी में गिर जाती है।
जिसमें से जियांग सिंह तार का बाहर निकल जाता है और वहां से अपने लोगों के साथ चला जाता है। और जो सीजन था वो भी तैर कर बाहर निकल जाता है और वो लोग ऊपर आते हैं तो उस ब्रिज को तब तक बम से उड़ा दिया गया था। मतलब कि वो लोग अब शहर जा ही नहीं सकते थे। ऐसा करने के बाद जियांग सिंह अपने लोगों को लेके चला गया था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रखा था, जिसकी वजह से सीचन रातारात इस ब्रिज को ठीक करने के लिए लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे के काम से उठाकर यहाँ लाकर लगाते हैं और ठीक करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सुबह में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। घर आने के बाद उसे 2 गोलियां लगी थी, जिसे वो निकलवा करके और रेस्ट करने के लिए चला जाता है। अगले 7 दिन बाद सीचन कहता है इसे अपने काबू में तो करना ही होगा। ये बोलते हुए वो वापस से शंघाई के लिए रवाना होता है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद उसे पता चलता है कि जियांग सिंह नाम का भी कोई बंदा है जो कि जियांग फिमियांग का बेटा है। हालांकि जियांग सिंह के सरनेम से ही सब लोग जैसे मिस्टर जियांग एंड सन्स ऐसे लोग संबोधित करते हैं, तो लोगों को नहीं पता चला था कि जियांग फिमियांग का बेटा है जिसका नाम जियांग सिंह है। तो सीचन के सामने में जियांग सिंह की पूरी कुंडली आ रखी थी और वो सोचता है कि क्यों ना इसे अगर पटाया जाए तो शायद काम बन जाएगा और इसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसके बदले में अगर पेनल्टी के तौर पे अगर ये मेरा पार्टनर बन जाता है तो ज़्यादा इजी टास्क रहेगा, वो भूल जाएगा। ये सोचते हुए सीचन जियांग सिंह के बैड हैबिट गुड हैबिट हर चीज़ के बारे में पता करता है। पूरे 1 मंथ की छानबीन करने के लिए वो बंदे को लगाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सारा हादसा हो जाने के बाद जियांग सिंह के पैर में चोट लगी थी गहरी, पर फिर भी वो बाहर आते ही सबको बोलता है हॉस्पिटल चलने। हॉस्पिटल में जहाँ पे विंग उस कॉफ़ी को अभी भी रखे हुए था। उसे नहीं पता कि सामने वाला बंदा कौन था जिसने उसे कंसोल किया, कॉफ़ी दिया, लेकिन उसे अच्छा लगा इसलिए वो रखे हुए था। जियांग सिंह जो कि रात के समय आता है, जिसे विंग देखकर डर जाता है, कहता है ये सब क्या है गगा। जियांग सिंह उसे देखते हुए कहते हैं कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है मॉम मॉम को तो आईसीयू में डाल दिया गया है, सीजे बाहर नहीं आई है, सीजे बच तो जाएंगी ना। जियांग सिंह कहता है शांत रहो, सीजे को कुछ नहीं होगा। विंग कहता है और अगर उन्हें। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते कहते हैं आई एम सॉरी सर, सी इज नो मोर। ये सुनते ही जियांग सिंह डॉक्टर को तो सीधे दीवार पे फेंक देता है। 2-3 मुक्का धरते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ। उसे बचाओ, मैं कुछ नहीं जानता, जाओ जाकर बचाओ उसे। मैं नहीं जानता, उसे बचाओ, उसे जिंदा करो, अभी के अभी जिंदा करो, वो मेरी बहन है, तुम उसे कैसे मरने दे सकते हो। जहाँ पे विंग ये तो भूत बन गया था और वो बस थम से बैठ जाता है और खुद से कहता है जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे थे, एकदम पुतला बन के बैठा हुआ था। डॉक्टर से जियांग सिंह का लड़ाई होते हुए देखकर जियांग फिमियांग आते हुए कहते अचिंग 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 कहता है आखिर उन लोगों ने क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था सीजे ने। सीजे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, सीजे ने तो कुछ नहीं किया था। वो तो एक एक बुटीक खोलकर बस अपना जीवन जीना चाहती थी, अपनी खुशियों में रंग भरना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन लोगों ने उसे क्यों मारा। मैं पूरे लैंड कबीले को बर्बाद कर दूंगा, मैं पूरे लैंड कम्युनिटी को मिटा दूंगा, मैं उसके घर के हर एक मर्द को मार डालूंगा जिससे कि उसका बच्चा ही पैदा ना हो आगे के जनरेशन के लिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल जो हमारा जियांग सिंह था ना, वो गुस्से में आग बबला होकर जा रहा था। तो जियांग फिमियांग कहते हैं पहले अपनी मरी हुई बहन को संभालो और अपने भाई को। बहन को खो चुके हो, अब क्या तुम अपने भाई को भी खोना चाहते हो। इसके बाद वांग जी ने जियांग सिंह को होश आता है कि विंग अभी भी वहां है। विंग जिसकी आंखों में आंसू नहीं था, कुछ बोल नहीं रहा था, रो नहीं रहा था। जियांग सिंह उसके पास जाते हुए घबराते हुए उसके फेस को डर के मारे बस ऐसे होल्ड करने की कोशिश करते हुए कहता है बाबा 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 बाबा। जहाँ पे विंग कहता है आप लोगों की दुश्मनी आखिरकार किसी न किसी की जान लेती है, किसी की बेटी जाती है तो किसी का बेटा जाता है। काश मैं वहां होता तो मैं मर जाता, पर सीचे जिंदा होती, पर उन लोगों ने सीचे को मार डाला कि उन्होंने सीजे को मार डाला, उन्होंने सीजे को मार डाला, उन्होंने सीजे को मार डाला। मैं जब भी यहाँ आता हूँ कोई ना कोई मर जाता है, कोई ना कोई। आखिर ये खून खराबा कब तक चलेगा।
आखिरकार हम शांति से क्यों नहीं जी सकते? क्यों नहीं जी सकते? आखिरकार मरना क्यों है सबको? हमारे इतने दुश्मन क्यों है? बाबा, मुझे 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 सीजे सीजे के पास, हाँ, मुझे सीजे के पास जाना है। मैं वहाँ होकर मैं उन्हें बचा नहीं पाया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं उन्हें मरते हुए छोड़ा है। मैं डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बहुत बहुत बड़ा कायर हूँ। आई हेट माई सेल्फ गंगा। इतना बोलकर वी जांगजिंग के गले लग जाता है और रोने लगता है, जहाँ पे जांगजिंग बस अपने भाई के बैग को बस पकड़े हुए था, क्योंकि अब वो शांत हो गया था और कहता है, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, तब तक जब तक कि मैं उसे मार न डालूं। इतना बोल वो वापस से अपनी भाई को संभालता है, जो कि विंग का रोडों के इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था कि बार बार उसे दौरे पड़ रहे थे, बेहोश हो रहा था, जहाँ पे डॉक्टर ने विंग को भी पानी चढ़ाने के लिए अंदर एडमिट कर दिया हुआ था। अगले दिन विंग, जो कि बस रोए जा रहा था, मिट्टी खोदे जाते हैं वहाँ पे, यान्नी को डाला जाता है और ढक दिया जाता है। विंग दहाड़े मार कर रोते हुए कहता है, सीजे सीजे मुझे माफ कर दीजिए सीजे, आई एम सॉरी सीजे, प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए, मैं आपको बचा नहीं पाया, मैं आपको बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए सीजे। इतना बोल विंग, जो कि बस फिर से बेहोश हो गया था, उसे दोबारा से हॉस्पिटल सीन कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारे इधर जो उसकी मॉम थी वो आईसीयू में थी और उसे होश नहीं आया था, और इधर जांग फेमियांग और ये सब लोग बाकी के काम करने में लगे हुए थे। हॉस्पिटल के बाहर 2-4 गार्ड थे। वांग जी, जो कि बुहाई के लिए निकल चुका था, अचानक से वो हॉस्पिटल क्रॉस करते ही थोड़ा आगे जाते कहता है, स्टॉप द कार। तो क्रिस कहता है, क्या बात है सर? वांग जी कहता है, वो मैंने बोला था ना, उस दिन वाला लड़का। तो वांग जी की बात सुनेगा केस कहता है, सर एक्चुअली में फुटेज में कुछ क्लियर नहीं है। तो कहता है, क्या वो अभी भी होगा? तो कहता है, पता नहीं सर। कहता है, उसकी मॉम आईसीयू में थी। हाँ, हम चेक करके आते हैं, एक बार रुको। इतना बोल वांग जी अंदर भाग कर आता है, जहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ पे आईसीयू वार्ड किस तरफ है, तो वो बता देता है। फिर वांग जी अंदर जाता है और हर एक वार्ड को खोजता है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक बौखलाने के बाद फाइनली उसे एक और वार्ड दिखता है, जिसमें विंग की मॉम थी। वो उसे देखता और कहता है, लास्ट यही है, पर वो नहीं है, वो कहाँ होगा? तभी अचानक उसे उसके बगल वाला रूम दिखाई देता है। कहता है, ये किस तरह का कमरा है? जब उसे खोल कर देखता है तो वहाँ पे विंग, जो कि बस बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में स्लाइम लगे थे, पानी चढ़ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर जाता है, जहाँ पे वो उसे लेटा हुआ देखता है, और उसे देखने के बाद अपनी कांपती हुए हाथों से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हे लिटिल चैम्प, तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ। विंग, जो कि आधे नींद में ही था, वो बस नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, सीजे नहीं रही, सीजे चली गई, इस दुनिया से चली गई, उन लोगों ने मार डाला, उन लोगों ने मार डाला। वांग जी, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे, विंग को रोते हुए देखकर कहता है, आ मेरे साथ चलना चाहोगे? विंग हल्का हल्का आइज ओपन करते हुए कहता है, काका मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं बस मर जाना चाहता हूँ। ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, वो लोग कभी नहीं सुनेंगे, और ये बस चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं थक गया हूँ, मेरे मर जाने से सब रुक जाता है, तो मैं मरना पसंद करूंगा। जहाँ पे वांग जी धर्राई हुई आवाज से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बात सुनो। मैं मैं वो मैं वो बुहाई जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो आ जाना। हम्म? तुम्हारा काका तुम्हारा वेट कर सकते हैं। वही बस दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। वांग जी उसके बालों को टैप टैप करते हुए कहता है, मुझे लेट हो रहा है, पर हाँ, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहूंगा। इतना बोल वांग जी उसे देखता और कहता है, तुम याद रखना, ओके ना? तुम वहाँ आओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम्म? इतना बोल वांग जी वहां से चला जाता है।
क्योंकि बुहाई बहुत बड़ा शहर नहीं है और बुहाई एक पर्वतीय इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में बसा हुआ है। वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, बौद्ध मंदिर के, दैट्स वाई। तो वो एक पर्यटक स्थल भी है, तो आने जाने वाले टूरिस्ट लोगों की गाइड लिस्ट मिल जाती है अक्सर, दैट्स वाई वांग जी ने ऐसा बोला था। तो हमारा वांग जी उसके बाद वहाँ से वापस कार में आता है। वो बहुत सैड था विंग को इस हालत में देखने के बाद। तो क्रिस कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है पता नहीं क्यों, वो कौन है मुझे नहीं मालूम, और जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरे दिल में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है जैसे कि उसका रिश्ता कई जन्मों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्रिस कहते हैं हाँ, डेस्टिनी अक्सर सोलमेट को सोलमेट से मिला ही देती है, तभी जाकर ऐसा स्पार्क्स बनता है। मे बी शायद वो आपका सोलमेट हो। तो क्या सोचा है? जी कहता है मुझे अभी बुहाई जाना होगा वरना अंकल को रिपोर्ट मिल जाएगी कि मैं गायब हूँ। पर हाँ, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। तो कहता है ठीक है सर, हम देख लेंगे। वैसे आपने उसका नाम पूछा? अंक जी कहता धत तेरी की, मैं तो फिर से उसका नाम पूछना भूल गया। ऐसे मैंने उसे कहा है बुहाई आने के लिए, अगर वो आया तब ढूंढ लेना। किस कहता है ठीक है सर। इतना बोलकर वो लोग बुहाई के लिए निकल जाते हैं। इधर भी पानी वानी चढ़ गया था और अपने रूम में बैठा हुआ था। फिर वो अपने मॉम के पास आता है और वहाँ पे बैठ के बस रो रहा था। विंग ना अक्सर बार बार बेहोश हो रहा था, बेहोश हो रहा था, रोते रोते इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। दैट्स वाई ना चाहते हुए भी सीचन को विंग को ना जल सीचन नहीं यार जांगजिन को ना विंग को ना जल्दी ही वहाँ से अमेरिका भेजना पड़ा अपनी अगले पढ़ाई करने के लिए। विंग वहाँ पे आकर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगा था बहुत ज़्यादा ही। और वहाँ पे उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन 1 साल का कोर्स अभी भी बचा हुआ था। जैसे तैसे करके विंग उस पढ़ाई को कंप्लीट करके वापस जब चाइना आता है तो उसकी मॉम अभी भी वेंटिलेशन ही पे ही थी और हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। उसकी मॉम जिसके गले में चेस्ट के पास कांच लगा था जिसकी वजह से। इधर जियांगचेंग और सीचन के बीच में हमेशा गैंग वॉर होता ही रहता था। सीचन जो कि जियांगचेंग से 2-3 अटेम्प्ट कर चुका था लेकिन उसने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई थी। यहाँ पे सीचन जियांगचेंग के सामने में एज अ बिजनेसमैन ही आता था और जियांगचेंग जब उसके सामने में आता तो उससे दूर भागने की कोशिश करता, क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि वो लैंस के सारे खानदान को धीरे धीरे करके मिटा देगा। लेकिन ये कब तक चलने वाला था किसी को नहीं पता था। आज 1.5 साल हो गए थे जहाँ पे सीजन और जियांगचेंग की मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी, कभी कैफेटेरिया में तो कभी किसी कंपनी के बाहर तो कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन अभी तक सिर्फ आज सीजन के ये नहीं पता था कि जियांगचेंग उसका राइवल है, सॉरी जियांगचेंग को नहीं पता था कि सीजन उसका राइवल है। एज यूजुअली जियांगचेंग अपने घर के सारे काम खत्म करवाने के बाद अपने डैड से कहता है डैड आप उस मीटिंग में चले जाएं, मुझे नहीं जाना, मुझे उस गैंगस्टर के सामने में दोबारा नहीं आना। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे अपने स्नाइपर्स भेज कर उसे मरवा डालूं। पता नहीं पर्दे के पीछे छुपकर क्या ही करता रहता है। जियांग फेमियांग कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि साल में एक बार मीटिंग होती थी जहाँ पे सारे जितने भी माफियाज हैं गैंगस्टर वो सब लोग आकर मीटिंग करते थे। जियांगचेंग अपने उदास मन से उठता है और वापस से वो अपनी बहन के ग्रेवयार्ड की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे सीचन उसके पास आता है और उसे कहता है हे क्या इत्तेफाक है ना हम यहाँ आ गए। जहाँ पे जियांगचेंग उसे देखते हुए कहता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो जियांगचेंग की बात सुनने के बाद सीचन उसे कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। क्यों नहीं ले सकते? जियांगचेंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? सीजन इतना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ ना। मुझे पहली बार कोई रफ टफ बंदा पसंद आया है। अगर आपको कोई पसंद आता है तो हम उसको चेस करते हैं और उसे बार बार सामने जाकर एहसास दिलाते हैं कि शायद मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ और साथ में मैं ब्यूटीफुल हैंडसम भी तो हूँ। इतना सुनना हुआ है तो जियांगचेंग ऐसे फप करके हंस पड़ता और कहता है ओ तो मैं क्या हूँ? सीचन कहता है बुरा नहीं मानोगे तो सच बताऊंगा और अगर बुरा लगता है तो मैं झूठ बोलना चाहूंगा। जिस पे जियांगचेंग कहता है सच बता दो। तो सीचन कहता है तुम रफ टफ, बहुत ज़्यादा अकड़ू, बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन के साथ में थोड़े से डेंजरस लगते हो, जस्ट लाइक एंग्री बर्ड। जियांगचेंग फिर से हंसते हुए कहता ओ तो ऐसा है तो तुम्हें बॉटम बनना पड़ेगा। तो सीचन कहता है सीरियसली आई एम रेडी। जियांगचेंग कहता है कम ऑन क्या बकवास है ये।
तो सीजन कहता है 1 साल से पीछा कर रहा हूँ, क्या अभी भी ये बकवासी लग रहा है? इतना बोल उसके पास आते हुए कहता है, सीजे आई एम सो सॉरी, पर मुझे आपका ये खड़ूस भाई थोड़ा सा पसंद आ गया है, पर इसकी तरफ से थोड़ा सा भी नहीं है। मैं इसे समझना चाहता हूँ, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। अभी अभी जस्ट इसने मेरा हाथ पकड़ा, बट फिर भी ये मुझसे ऐसे दूर भागता है जैसे कि ये मुझे जानता ही नहीं है। अब आप बताओ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेगा? आखिरकार इसने अपना हक जो जताया है मुझ पे। ये सुनकर जियांग चिंग भी लाइक, हो हेलो, मैंने नहीं, तुमने पकड़ा है। तो सीजन कहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम छोड़ो, है ना? वैसे सीजे बुरा मान जाएंगी। आई एम सो सॉरी सीजे। और दिल ही दिल कहता है, मेरे लोगों ने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। इतना बोलते हुए वो जियांग चिंग को देख रहा होता है, जहाँ पे जियांग चिंग उसे देखते हुए कहता है, कम ऑन, चलो चलते हैं यहाँ से। जहाँ पे सीजन भी लाइक, हाँ मैं आया, उसके पीछे लपकता है, जहाँ पे जियांग चिंग उसे देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीजन कहता है, मेरा नाम श्यान शान है। तो कहता, ओ और टाइटल? तो कहता है, जी श्यान शान है। कहता है, ओ तो तुम क्या करते हो? कहता है, मैं बस दर दर भटकता रहता हूँ। तो जियांग चिंग कहता है, हाँ? कहता है, एक्चुअली मैं बी फार्मा किया हुआ है, तो मैं बाय कंपनी जाकर दवाई के लिस्ट को लिस्टेड करता रहता हूँ, ताकि मेरी दवाई किसी जगह पे जाके तो लग जाए, ताकि रोगी का दिल ठीक हो जाए, है ना? जियांग चिंग उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो तुम पोर्ट्रेट भी कर लेते हो? कहता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो जियांग चिंग कहता है, ओके तो सुनाओ फिर। ओके, सच में सुनाओ? तो जियांग चिंग थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें सच में आता भी है? तो कहता है, सारे दूर हो, सारे असर हो, सहरे दूर हो, सहरे असर हो, हमें इंतजार कबूल है, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले, वो कभी ना मिले, वो कभी सही हो, कभी सही ना हो, वो मेरा ना सही ये इश्क है, वो मेरा ना सही ये इश्क है, हवस नहीं, मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरा नहीं तो ना सही। ये सुनकर जियांग चिंग के पैर रुक जाते हैं और वो पीछे पलट कर देखता है जियांग चिंग सीचेन को, जहाँ पे सीचेन उसे देखते हुए कहता है, कैसा लगा? और ये पोएट्रेट का लाइन मुझे करिश्मा चौहान ने दिया है। थैंक यू बेबी, मुझे इतना अच्छा ये पोएट्रेट देने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन करिश्मा चौहान। ओके, तो जियांग चिंग उसे देखता है और कहता है, वाह, तो तुम सच में बोल देते हो? तो सीजन कहता है, क्यों, अच्छा नहीं लगा? जिससे जियांग चिंग एकदम फुल्ली इम्प्रेस्ड हो गया था। सीचन उसके पास आते हुए कहता है, तो अब बताओ, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे ना, या फिर मैं अपनी थोड़े से क्लीवेज खोल कर तुम्हें अपनी सेक्सी बॉडी दिखाऊं? जिस पे जियांग चिंग कहता है, आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सीजन कहता है, इतनी खूबसूरत चीज़ को कौन खोना चाहेगा भला? एक रात होने के लिए तुम्हारे साथ हजारों लड़कियां मरने को तैयार होंगी, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आजमा कर तो देख लो। जियांग चिंग उसे घूर कर देखते हुए कहता है, बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। तो सीचन कहता है, मैं बहुत कुछ अच्छा कर लेता हूँ वैसे। तो जियांग चिंग कहता है, वैसे क्या? सीचन कहता है, मैं सच में करना चाहता हूँ। इतना बोलकर जियांग चिंग कहता है, कम ऑन जाओ भी। और उसके बाद वो जाने लगता है। सीचन जियांग चिंग को खींचते हुए दीवार पे लाके पटकता है और उसके सामने खड़ा था हाँफते हुए बहुत बुरी तरीके से। उसकी आंखों में वो लस्ट साफ साफ देखा जा सकता था, जो कि जियांग चिंग के बॉडी को देखते ही सीचन के अंदर जाग रहा था। हालांकि हमारा सीचन टॉप बंदा है, बट फिर भी वो जियांग चिंग के लिए बॉटम बनने के लिए रेडी हो गया था। सीचन जब ऐसे देख रहा होता है तो जियांग चिंग अपने आप को दीवार पर पुश करते हुए से कहता है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? सीचन कहता है, हाँ, बेतरतीब तरीके से। बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया है तुमने, आखिरकार 1.5 साल कम वक्त नहीं होता है। जियांग चिंग कहता है, क्यों? तो सीजन कहता है, इसकी कोई वजह नहीं होती, क्योंकि तुम अट्रैक्टिव हो या फिर मैं लस्टी, मुझे नहीं पता, पर मैं सच में सोना चाहता हूँ। सीजन कहते हैं, तो जियांग चिंग उसे कहता है, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम कभी नहीं मिलेंगे। सीजन कहता है, ठीक है। इतना बोलकर दोनों आते हैं होटल्स।
जंग जिंग कार्ड देता है, स्वाइप करता है एंड देन ऊपर के लिए आ जाता है, जहाँ पे अंदर आते ही दोनों जूता उतारते ही जंग जिंग और सीजन एक दूसरे को ऐसे होता है ना वो फाड़ू टाइप्स किस, मतलब घुसो और हो गया शुरू ऐसे वाला। तो उस तरह से किस करते करते बेड की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पे धीरे धीरे करके जिन ने अपने कपड़े खोल दिए हुए थे, जिसकी बॉडी देखकर जंग जिंग उसके चेस्ट एरिया को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव है पर तुम्हें नहीं लगता? सीजन कहता है, क्या मुझे बॉटम बनना है? यही ना? इतना बोल वो जा करके नीचे लेट जाता है। जंग सिंह उसके पास आते हुए कहता है, याद रखना अगर मुकर गए तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो सीजन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर सामने वाला दिलदार बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो टॉप बनो या बॉटम बने, इच्छा तो दोनों की पूरी होती है ना? चाहे मैं करूँ या तुम, प्यार तो प्यार होता है। इतना बोल सीजन अपनी बाहें फैला देता है और उसके बाद वो वापस से वो अपनी तरफ पहले ही बता दूँ मैं, ये सीचिंग और वांगसियन दोनों स्टोरी है, तो ऐसा मत सोचना कि दीदी सीचिंग चला रही है क्या, नहीं नहीं, ये फ्लैशबैक जा रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। बाहर फैला देता है, जंग से उसके ऊपर आता है एंड देन उसकी पूरे बॉडी को टच करते हुए आराम से उसके सारे क्लोथ्स को रिमूव करता है, फिर खुद के भी और अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करता है। जब वो कर रहा होता है तो जंग जिंग बहुत बुरी तरीके से उसके बॉडी के ऊपर बाइट कर रहा होता है। सीचन पहली बार एहसास कर रहा था कि बॉटम बनने पे कैसा फील होता है और कितना पेन होता है। हालांकि उसे पता था कि पेन होने वाला है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पेन के साथ उसे प्लेजर भी मिलने वाला है। दैट्स वाई जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो जंग जिंग से कहता है, क्या मैं अब रूल कर सकता हूँ? जंग जिंग कहता है, क्यों, तुमने तो कहा था। वो कहता है, मैं तुम्हें अच्छा फील करवाना चाहता हूँ, तुमने तो कहा था अगर अच्छा फील ना करवाया जाए तो जंग जिंग कहता है, सोच लो। तो कहता है, हाँ मैं अच्छा फील करवाऊंगा। उसके बाद फिर जंग जिंग नीचे लेट जाता है और उसके ऊपर सीचन उसे वापस से वैसे ही रहम दिल ना दिखाते हुए मार्मिक तरीके से उसके पूरे बॉडी को काट लेने के बाद उसे पता है कि किस जगह पे अगर बाइट करे तो उसके चीखें निकलने वाली है और उसे अच्छा फील होने वाला है। वो सब करने के साथ जब उसके साथ खुद कनेक्ट करता है तो जंग जिंग को भी सेम यही फीलिंग आ रही थी, बट हाँ अभी दोनों के आंखों में कुछ और ही था। वो दोनों उस पेन और प्लेजर को एक साथ फील कर रहे होते हैं। फाइनली जब लास्ट में जो हमारा सीजन था थोड़ा सा हस्की वॉइस में, जो कि मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है, चुपचाप सुनो। हस्की वॉइस में उसके कानों में विस्पर करते हुए जब नॉटी टॉक्स करते हुए वो उसके ऊपर राइट कर रहा था, तो जंग जिंग को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो पागलों की तरह उसके नीचे था और बस अपने आप को सरेंडर किए हुए था। क्योंकि अगर आप सरेंडर कर दो और जब आप मौन करो और जब वो सामने वाला इंसान आप बेतरतीब तरीके से आपको थ्रस्ट करता जाता है तो आपको सीधे ऊपर पहुंचा देगा वो। तो जंग जिंग ने खुद को सरेंडर कर दिया हुआ था और जब सीचन इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे, सीजन को अच्छा लग रहा था ये सभी चीज़, जंग जिंग को अच्छा लग रहा था और सीजन को भी। फाइनली वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेटे पड़े थे और उसके बाद वो वापस से जो हमारा जंग जिंग है उसे कहता है, तो डील डन। सीजन उसे देखते हुए कहता, क्या सच में? जंग जिंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। इतना बोल कर वो ऐसे उसके बालों को ऐसे ना रफल कर रहा होता है, जहाँ पे सीजन अपने मन में कहता है, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला और अपनी आइडेंटिटी छुपाई। और इतना बोल करके वो उसके साथ वापस से सो जाता है, हम कह सकते हैं उस दिन। फिलहाल से उसके अगले दिन से हमारा जंग जिंग अपने घर चला गया था और सीजन भी, वो दोनों वापस से अपना काम करने लगे थे। अब सीजन ने पूरी तरीके से खुद को हाइड कर लिया था, मतलब वो अब किसी के सामने जाता ही थोड़ा सा जो उसका नाक और लिप्स दिखते रहते थे अब वो भी नहीं दिखाता था। वो कई बार सीजन जियांगजिंग के सामने में जा चुका था, उन लोगों से बातें कर चुका था। जियांगजिंग को कितना बार लगता था कि ये वॉइस ना फैमिलियर है, पर देखा नहीं था तो वो समझ ही नहीं पाता था, जिसके वजह से तो ऐसे करते हुए ना 2 साल और बीत जाते हैं, 2 साल नहीं 1 साल और बीत जाते हैं, तो टोटली 2.5 साल हो गए थे। ठीक है, तब तक विंग ना वहाँ से आ गया हुआ था। वो फिर से 7-8 देने के लिए जब आया हुआ था तो वापस से चाइना में थोड़ा सा अभी सब कुछ थोड़ा माहौल शांत चल रहा था, क्योंकि सीचन ज़्यादातर गैंग वार को होने नहीं दे रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने वे में काम कर रहा था। कुछ लोगों ने पॉलिटिशियंस के साथ में भी हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़े देर के लिए सही लेकिन कम हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा शांति-शांति चल रहा होता है। विंग वापस से पढ़ाई ख़त्म करके आया हुआ था तो उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। वो अपनी जियांगचिंग गगा से कहता है कि वो बोहाई जाना चाहता है। तो सीचन कहते हैं, जियांगचिंग कहते हैं, बोहाई क्यों जाना है तुम्हें? तो कहता है वो बस कुछ घूमना चाहता है और दुनिया देखना चाहता है।
तो शुरुआत वो वहीं से करना चाहता, अगर वहाँ नहीं गया तो तियांग चला जाएगा या फिर हांगकांग चला जाएगा। तो जियांग को पता है कि वो आता है गुसू के सेक्टर्स एरियाज़ में, तो उधर वो नहीं जाने दे सकता, हालाँकि ये थाई साइड में पड़ता है, दैट्स व्हाई। बट फिर भी वो मना कर देता है और कहता है नहीं जाओगे तुम, और तुम हांगकांग जा रहे हो। तो ना चाहते हुए भी विंग को हांगकांग भेजना पड़ता है। विंग कुछ दिनों के लिए हांगकांग में रहता है। हांगकांग के बाद वो तियांग चला जाता है। उसके बाद वो वापस से चांगहान आता है। चांगहान आने के बाद वापस से वो बोहाई के लिए निकलता है, और ये सारा प्रक्रिया होते हुए लगभग आधा साल हो चुका था और ये 3 साल हो चुके थे। विंग मतलब इधर पूरा सब चीज़ होते हुए ऑलमोस्ट सीचेन और जियांगचिंग के रिश्ते को 3 साल हो चुके थे, और विंग को घूम-घाम कर जाते हुए 7 मंथ हो गए थे, जिसके बाद वो बोहाई आया था, ठीक है? अब इधर हम वापस चलते हैं सीचेन की तरफ, जहाँ पे सीचेन और जो हमारा जियांगचिंग है, उन दोनों का रिश्ता भी काफ़ी हद तक बहुत स्टेबल हो चुका था, जहाँ पे हमारा जियांगचिंग एक ज्वेलरी शॉप में खड़ा था, जिसके हाथ में 2 रिंग थे, एक ही सेम वे में, जहाँ पे वो उसे देखते हुए कहता है कि सही समय आने पे मैं उसे ये ज़रूर पहनाऊँगा, और इतना बोल करके वो उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद वो सीजन को कॉल करता है, जहाँ पे सीजन मीटिंग में था और कॉल नहीं उठा पा रहा था, जहाँ पे जियांगचिंग कहता है ये कहाँ है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। और जो हमारा सीजन था उसने सबसे बड़ी गड़बड़ी कर दी थी कि उसने जो अपना पर्सनल नंबर दिया था वो तो दिया था, लेकिन उसे याद रखना चाहिए था कि भाई तुम माफिया हो, गड़बड़ कर दोगे ना तुम। तो सीचेन जब फ़ोन नहीं उठाता है तो जियांगचिंग कहता है कि इसने कहा था कि ये मुझसे मिलने आएगा, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। वो अपने राइट हैंड को बोलता है कि हे तुम जाओ और इसका ट्रेस करो, नंबर कहाँ से आ रहा है, इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है जी सर। उसके बाद जियांगचिंग का जो राइट हैंड था वो वहाँ से सीधे जो कि हमारा कार्लोस था, कार्लोस नंबर नोट निकाल कर देते हुए कहता है सर ये तो यहाँ से आ रहा है। जब वो जगह देखता है तो जियांगचिंग कहता है क्या उसका किडनैप हो गया, क्या किसी को पता चल गया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है सेट। जियांगचिंग पूरा कारों का काफिला लेता है और उसे बचाने के लिए। अब ये वही जगह था गुसू और वो जो साउथ नॉर्थ पोल जो था जो कि जोड़ सकता था पुल पुल, तो उसके आगे वाले शहर का सीन था। वो लोग सीधा वहाँ से क्रॉस करते हुए वहाँ आते हैं। हालांकि बॉर्डर एरिया पे ज़्यादा लोग रहते नहीं थे और कोई ऐसा खास बॉर्डर था नहीं, ओनली पर पुल था। वो लोग सीधे उसी 5 स्टार होटल के सामने में कार लगाते हैं, पूरा लोग अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब किसी को समझ नहीं आया भाई ये लोग कौन है, और जाए। अब इतने सारे लोग थे, गन पॉइंट्स पे सबको रखे हुए थे, पूरे होटल में हाहाकार मच गया था क्योंकि जियांगचिंग अपने साथ 12-13 कार लेके आ गया था सीजन को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि जियांगचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीजन का किडनैप हो चुका था। वो उस लोकेशन को जो कि कार्लोस दिखा रहा था, सर इस वे, सर इस वे, सर इस वे, सर इस वे, ऐसे करते हुए वो आता है सीधे ऊपर के जो हमारा 47वां फ्लोर था वहाँ पे, जहाँ पे मीटिंग्स चालू थी। वो आते ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता है। गन पॉइंट से जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सारे लोग अंदर के खड़े हो गए थे, जिसके अंदर थे अंकल किरान, साथ में हमारा नी मेंजे, साथ में हमारा लैंस सीजन जिसने नकाब नहीं पहना था। उसके बाद वहाँ पे कुछ और लोग थे, बाहर से 1-2 लोग थे जो कि इटालियन माफियाज लोग थे वो लोग, और लैन इटालियन माफिया के साथ में काम करते थे और जियांग रशियंस माफिया के साथ में काम करते थे। दैट्स व्हाई वो दरवाज़ा खोलते ही जियांगचिंग अंदर आते ही गन पॉइंट्स पे कहता है सीचेन किसने तुम्हें किडनैप किया है, हाँ यहाँ। सीचेन ने सियान सियान किसने तुम्हें किडनैप किया है, यहाँ आओ, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। भाई साहब जब वो लोग इतना बोलते हुए अंदर आता है, अंदर में तो कुछ था ही नहीं, कुछ इटालियन माफिया थे, अंकल किरान थे, नीमेंजे था, सीचेन था और उसके साथ में लेले था और शुयांग था जो कि ये सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहा था, और गन सब लिए हुए आसपास कुछ कुछ बंदे थे। आगे में ग्लास पे टेबल पे बहुत सारा बॉटल्स रखा हुआ था वाइन का और ड्रिंक वगैरह का ग्लास वगैरह रखा हुआ था। ये सारा सीन देखने के साथ ही जियांगचिंग कहता है सीचन ये सब क्या है। सीचन उन लोगों को देखता है और जैसे ही हमारा जियांगचिंग अंकल किरान को देखता है कहता है क्या तुम इन लोगों के लिए काम करते हो, कौन हो तुम, हाँ कौन हो तुम। इतना बोलने के साथ उस ग्लास टेबल पे गन चला देता है, 2 गोली लगते ही पूरा ग्लास नीचे गिर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। जहाँ पे सीचन आते ही कहता है आज मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं वो किसी के लिए काम नहीं करता। तो जियांगचिंग उसे धक्का देते हुए कहता है पहले ये बताओ तुम्हें पता है मुझे लगा था कि तुम्हारा किडनैप हो गया, हर मैं पागलों की तरह यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ गया, ये जानते हुए भी कि ये लैंस का इलाका है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया और तुम इन लोगों के लिए काम करते हो, तुमने
वो जो कुछ भी किया हुआ था वो सब झूठ था, वो सब नाटक था। तो सीजन कहते हैं ऐसा नहीं है जियांग जिंग, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं इन लोगों के लिए काम नहीं करता। तो वो कहता है तो फिर क्या है ये, तुम इन लोगों के साथ थे, तुम बीच में बैठे थे और क्या कर रहे थे। तभी अंकल किरान कहते हैं सीजन ये सब क्या चल रहा है। तो जियांग जिंग शॉक्ड होते हुए कहता क्या कहा इन्होंने। सीजन इसका मतलब तुम्हारा नाम लैन सीजन है। इतना सुनना हुआ था तो सीजन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है हाँ जियांग जिंग, जिसका हाथ से गन नीचे गिर गया था। वो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरी फीलिंग के साथ में खिलवाड़ किया, क्यों। सीजन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बस सब ठीक करने की कोशिश कर रहा था और अंकल प्लीज आप चुप हो जाएं। अंकल कहते हैं सीजन ये क्या कर रहा है। हाँ सीजन कहते हैं अंकल प्लीज मैंने कहा ना आप शांत हो जाए और जाए यहाँ से। सीजन ऐसा करके जब जियांग जिंग के पास आता है तो जियांग जिंग गन तान देता और कहता है मैं गलत था, मुझे तुम्हारे बारे में पूरी डिटेल निकलवानी चाहिए थी। मैं क्यों, मैं ऐसी भी मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता हूँ। मेरे आंखों के सामने में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा था और उसने मेरी फीलिंग के साथ में खेला। क्या तुम्हें प्यार मजाक लगता है, मेरे साथ सोना, मुझसे वादे करना और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाना। आखिर तुम मुझे मारना चाहते थे। हाँ सीजन कहता है जियांग जिंग ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज रुक जाओ। सीजन सीजन तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या जाने दो। आखिरकार तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ऑर्डर देने की वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रहे और तुम उस बहन के सामने में भी झूठ बोल रहे थे। मेरी सीजे का भी मजाक बना दिया तुमने। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। कॉज मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीजन उसके गले लगने की कोशिश कर रहा होता लेकिन जियांग जिंग उसे 2 पंच देता है और कहता है दूर हटो मुझसे, दूर हटो। इतना हुआ था कि सारे लोग गन्स निकाल दिए थे। जहाँ पे सीजन कहता है ठहरो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। जहाँ पे नहीं मिल जाती है कहता लैन सीजन ये क्या चल रहा है। जहाँ पे जियांग जिंग कहता है लो इसने भी कंफर्म कर दिया। यू नो व्हाट सीजन, आखिरकार तुम हो तो एक माफिया ही ना, अपना फायदा हर कोई देखता है। मुझे लगा था कि मुझे भी कोई पार्टनर मिल गया लेकिन मैं गलत था। आई एम सॉरी। इतना बोल गन्स लोड करता है एंड देन उसके शोल्डर पे चला देता, हालांकि उसके हार्ट पे मारना चाहता था। शोल्डर पे एक गन चलाता है उसके पैर में और कहता है अलविदा, हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर वो जब जाने लगता है तो सारे लोग गन्स पॉइंट किए होते। जहाँ पे सीजन कहता है कोई गोली नहीं चलाएगा, मैंने कहा कोई गोली नहीं चलाएगा। अंकल कहते सीजन, सीजन कहता है उसने सही कहा, मैंने किया ये सब कुछ। और वो चिल्लाते हुए कहता है जियांग जिंग आई लव यू, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। इतना बोल वो उठता है, लड़खड़ाते हुए बाहर आता है जहाँ पे पूरा गैलरी ब्लड ब्लड हो रखा था। लड़खड़ाते हुए बस बार बार बोल रहा था जियांग जिंग मेरे पास आओ, मुझे देखो तो सही जियांग जिंग। पर जियांग जिंग घूमता है और एक बुलेट और चलाता है जो कि राइट हैंड की तरफ जाके उसके चेस्ट में लगता है और वो सीधे वहाँ पे गिर जाता है और कहता है मेरे सामने कभी मत आना, जिस दिन उस दिन मार दूंगा मैं। ये बोलते हुए वहाँ से जियांग जिंग चला जाता है। और सीचेन जो कि धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा होता है। सारे लोग उसे आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और बुलेट्स निकाली जाती हैं। जिसके बाद सीचेन बस मरकर वापस, हम कह सकते हैं कि वापस लौटे थे। उस दिन के बाद से सीचेन चांगचिंग से मिलने की कोशिश तो करता था लेकिन इतने सारे लोग होते थे कि वो उसके सामने जा ही नहीं पाता था। ऊपर से जब चांगचिंग को पता चलता था उसे मारने की कोशिश करता। कितनी बार तो उसे उसके ऊपर शूट कर चुका था, जैसे कभी शोल्डर के ऊपर तो कभी पैर के ऊपर, लेकिन उसे जान से कभी मार ही नहीं पाता था। और सीचन को भी पता है कि कहीं ना कहीं चांगचिंग के दिल में उसके लिए प्यार है, पर जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं है। इसलिए उसके बाद से वो उसके सामने जाना ही बंद कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि सीचन जियांगजिंग को देखता नहीं था, उसका जब भी मन करता था जियांगजिंग को देखने का तो उसके कंपनी के बाहर चला जाता, उसके ऑफिस की बिल्डिंग को देखा करता। कभी कभी तो ऐसे भिखारियों जैसा वेश बनाकर उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता या चौराहे पे जहाँ से उसकी गाड़ियाँ गुजरती, और जियांगजिंग कार से जब गुजरते हुए देखता तो सीचन उसे देखता, घर वापस चला जाता।
कभी कभी जैसे लाटेन फेस्टिवल या ऑन टाइम फेस्टिवल या किसी फेस्टिवल के टाइम पे जब उसकी फैमिली टेम्पल को विजिट करती तो सी चैन को पहले से पता होता सारा चीज़ उसे देखने के लिए वो अपने गेटअप्स को चेंज करता और जियांग जिंग को जी भर देख लेने के बाद वो घर वापस आ जाता। इस तरह से फाइनली आधे मंथ और बीत गए थे, 3.5 मंथ हो चुके थे जहाँ पे ये सभी चीज़ों का अंजाम हो चुका था। अब हम चलते हैं वांगसियंस की तरफ, ठीक है, जहाँ पे भी जब बुहाई आता है वहाँ की खुशबू और वहाँ के इन्वायरमेंट की बात ही कुछ और थी। बहुत शांत वातावरण, बुद्धिस्ट टेम्पल का एक पूरा का पूरा एक हम बोल सकते हैं जगह जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते थे घूमने के लिए। सिटी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी। विंग एक होटल लेता है, वहाँ जाकर स्टे करता है और वापस से वो उस दिन सो जाता है क्योंकि उस दिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का या कहीं भी जाने का। अगले दिन विंग आराम से नहला धुला करके उठता है और सब कुछ होने के बाद वो वापस से ब्रेकफास्ट होटल रूम में ही मंगा लेता है। खाने के बाद वो वहाँ पे वंजिल टेम्पल वगैरह विजिट करने चला जाता है। विंग के अंदर जो एक खालीपन था उसे कहीं ना कहीं झकझोर रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसे वो समय बिताए या वाटेवर कुछ भी। दैट्स वाई वो कई सारे टेम्पल्स को विजिट करने के बाद वापस से एक कैफेटेरिया में आके बैठा था। अमूमन 2 या 3 बजे का टाइम था। मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत लुभावना मौसम था, जिसकी वजह से विंग थोड़ा सा सनलाइट की तरफ बैठ करके और उस व्यूज़ को एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक से एक शख्स वहाँ पे कॉफ़ी रख देता है और उसे पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या सीट खाली है? विंग वहाँ पे बिना देखे ही हाँ में सर हिला देता है और वो शख्स उसके सामने बैठे हुए कहता है, आज कॉफ़ी गर्म है, पी लो। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग, जो कि कॉफ़ी थोड़ी सी फैमिलियर लगती है, दैट्स वाई जब अपने नज़रें ऊपर उठाता है तो धीरे से कहता है, आप? वांग जी जो कि उसके सामने में मुस्कुरा रहा था। हालांकि वांग जी कभी स्माइल तो करता नहीं है, बहुत ही शांत एंड कोल्ड एंड डार्कर ऑरा, पर विंग को देखने के बाद उसके चेहरे पे एक क्रोक स्माइल थी जो कि उसे देख रहा होता है। वो अपने चिन पे हाथ गराए हुए से कहता है, मैं? वैसे तुम्हें आने में पूरे 2 साल लगे, इतने दिन कहाँ थे? विंग क्या बताए कि क्या चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। वो कहता है वांग जी कहता है, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, पहले पी लो। विंग वो कॉफ़ी ले लेता है एंड देन सिप करके पीना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को पीते हुए लिप्स को बस देख रहा था। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था जो कि वो बताना नहीं चाहता था अभी। कॉफ़ी पी लेने के बाद विंग कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम कहाँ स्टे किए हो? तो विंग होटल का नाम बता देता है। वांग जी कहता है, चलो छोड़ दूँ। विंग और वांग जी दोनों वहाँ तक आते हैं। दोनों होटल के बाहर खड़े थे जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा दूर आगे जाते हुए कहता है, क्या आप मेरे रूम में आना चाहेंगे? वांग जी उसे देखता है और कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता? विंग कहता है, मुझे आप पे भरोसा है। वांग जी मुस्कुराते हुए इसके पास आता है और उसके हाथों में हाथ डालने की कोशिश करता है, पर फिर से अपना हाथ खींचते हुए उसके पीछे चलने लगता है। विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में आ गया था। आते ही उसे बैठने के लिए कहता है और कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए बोलता है। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तो विंग कहता है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी जिसकी वजह से उसे वापस आने में 1 साल लग गए और जब वो आया तो वो दुनिया घूमने निकल गया क्योंकि घर जाने के बाद उसे फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना होगा। इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी उसे कहता है, ओह वाह, वैसे तुम्हें कभी लगा कि मैंने तुम्हें ढूंढा होगा या याद किया होगा? मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम बुहाई आ जाओगे। विंग कहता है, मैंने सोचा तो था कि मैं बुहाई आऊँ पहले ही, लेकिन गगन ने मुझे आने नहीं दिया। उनका कहना है कि हमारे राइवल्स यहाँ हो सकते हैं। तो वांग जी कहता है, तुम्हारे राइवल्स? तुम्हारे भाई कोई गैंगस्टर है क्या? विंग थोड़ा सा शौक चाहते हुए कहता है, वो फिर कभी बताऊंगा। तो वांग जी कहता है, इट्स ओके, डरो नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है वो अपनी फैमिली बिजनेस नहीं संभालना चाहता, वो बस दुनिया घूमना चाहता है और पीसफुल लाइफ चाहता है, सब जगह शांति ही शांति हो। विंग का कहने का मतलब था कि किसी के साथ भी कोई झगड़ा ना हो, कोई गैंगवार ना हो, कोई किसी में लड़ाई पीटना कुछ ना हो, बस शांतिपूर्वक जीवन। लेकिन वांग जी हमारा उससे कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर उसके बाद वांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हारी विश ग्रांट हुई। विंग हंसने लगता है जहाँ पे वांग जी और विंग की बस बातें ही हो रही थी। उसके बाद विंग, जो कि अब थोड़ा सा स्लीपरी टाइप से हो रहा था,
वांग जी उसे कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग कहता है इतना बोल विंग बेड पे चला जाता है सोने के लिए। वांग जी उसके पास आके खड़ा था तो विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है हालांकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना बोलकर वो वहां से पलट के जा रहा होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम कर सकते हो। विंग उठ के खड़ा हो गया था। वांग जी उसे देखते हुए कहता तुम्हें डर नहीं लगता। विंग कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ बुरा करना होता पिछले 2 घंटे से हम बस बातें कर रहे हैं तुमने एक बार भी पहल नहीं की। वांग जी बिना कोई सवाल जवाब किए बस विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करने लगा था और उसे कहता है हमारी मुलाकात भी बहुत अजीब थी ना। विंग कहता है ऐसे जैसे कि दो टूटे दिल एक दूसरे को जोड़ रहे हो कंसोल कर रहे हो है ना। तो वांग जी कहता है पता नहीं क्यों पर उस रात तुम्हें बारिश में देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा था। विंग कहता है वो तो है मैं बहुत दर्द में था हालांकि मेरी माँ बच गई पर मेरी बहन मर गई तो इतना सुनना हुआ था। तो कहता ओह अच्छा मुझे माफ कर दो। विंग कहता वांग जी को होल्ड किए हुए था। थोड़ी देर दोनों वैसे ही रहते हैं जहाँ उसके बाद वांग जी कहता अब मुझे जाना होगा कुछ काम निपटाने हैं। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी वहां से चला जाता है। विंग बहुत खुश था क्योंकि भले ही टाइम लग गया पर अब जाकर उसके दिल को ना राहत मिला था सुकून मिला था इसलिए वो खुश था। और उसके बाद वो वापस से सो जाता है। इधर वांग जी जिसे किसी टारगेट को दिया गया था मारने के लिए क्योंकि हमारा वांग जी एक स्नाइपर था दैट्स वाई वो वापस से वहां से क्रिस के साथ निकल जाता है उसको पीट मतलब मारने के लिए सेट करता है टारगेट को एंड देन सीधे शूट करके निकल जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि मतलब दूसरी जगह का आया हुआ एक राजदूत था जिसको वांग जी ने टपका डाला था। उसके बाद वो वापस से अपने होटल आ जाता है। क्रिस कहता है सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो वांग जी कहता है मुझे वो मिल गया। क्रिस कहता है क्या हो अगर उसे पता चलेगा कि आप माफिया हो तो वांग जी कहता है मैं उसे सेफ रखूंगा। क्रिस फिर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता। पूरा पैलेस लॉक कर दिया जाता है वांग जी की सेफ्टी के लिए। अब विंग वुहाई में ही रहने वाला था फिलहाल से 1 मंथ के लिए तो वो रोज नए नए जगह पे विजिट करता और शाम के टाइम पे वांग जी अपना ऑलमोस्ट आधा काम खत्म करके उससे मिलने आ जाता था। फिर वो दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डाले रहते। इस बीच में विंग और वांग जी एक दूसरे को जानने लगे थे। वांग जी हालांकि किसके आगे बढ़ना चाहता था लेकिन विंग उसे रोक रहा था। वांग जी विंग की बाहों में डाले हुए से कहता है तुम कहाँ से हो। विंग इससे पहले कुछ कह पाता उसके फोन पे रिंग बजती है और वो कहता है मुझे फोन लेना होगा वांग जी। वांग जी कहता है हाँ गगा से वांग जी। तो विंग कहता है वांग जी गगा। फिर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। विंग गैलरी में जाकर फोन पिक करते हुए कहता है हेलो। तो वांग जी उसे कहता जियांग उसे कहता है बाबा तुम कहाँ हो। विंग कहता है वो मैं। तो जियांग कहता है तुम्हारे लोकेशन बुहाई की है तो मुझे बताओगे तुम बुहाई में कहाँ हो। तो विंग कहता है काका आपको कैसे पता चला। जियांग कहते हैं मैंने कहा था ना तुम बुहाई नहीं जाओगे क्यों गए। तो विंग कहता है काका मैं जाना चाहता था इसलिए मैं गया मैं घूमना चाहता था। तो जियांग कहते हैं हम तुम्हें लेने आ रहे हैं कल। विंग को पैनिक होता हुआ देख कर वांग जी उठ के बैठ गया था और उसका वेट कर रहा था। जियांग और विंग के बीच में थोड़ा आर्ग्यू होता है। आर्ग्यू होने के बाद हमारा जो वांग जी है उसके पास आता है क्योंकि विंग फोन पकड़े हुए गुस्से में तिलमिला रहा था। उसे कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मेरे गगा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो वांग जी कहता है तुम क्या खुश नहीं हो। विंग कहता है मैं घर नहीं जाना चाहता सच कहो तो मैं घर से भाग जाना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं ऐसा क्यों। तो हमारा जो विंग है वो कहता है तुम नहीं समझोगे। वांग जी कहता है मैं समझना चाहता हूँ बता के तो देखो। इतना सुनना हुआ था तो विंग उसे देखता है कहता है मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता लेकिन क्या उसके बाद तुम मुझे अपनाओगे कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। वांग जी कहता है एक बार बोल के तो देखो। विंग कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ दोगे इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता मैं स्वार्थी हो रहा हूँ क्या। वांग जी कहता है विंग मुझे बताओ क्या बात है। विंग कहता है तुम मुझे छोड़ दोगे मुझे पता है कोई भी कोई भी माफिया के साथ क्यों रहना चाहेगा। वांग जी तो पहले कंफ्यूज होता है देन दोबारा कहता है क्या कहा तुमने माफिया। विंग कहता है हाँ माफिया मेरे गगा मेरी फैमिली माफिया फैमिली है। वांग जी को अब और डाउट हो रहा था कहता है और तुम कहाँ से हो विंग। विंग कहता है लोटस पेयर। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता है तुम्हारा नाम चांग विंग है। विंग कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता। वांग जी जिसके मतलब दिमाग ना काम करना बंद कर चुका था और वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे।
फिर वो विंग को पकड़ते हुए कहता है पैनिक होना बंद करो, हमें कोई अलग नहीं करेगा। तो विंग कहता है ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे भाई को पता चला। तो वांग जी कहता है नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे भाई को अगर पता चल भी गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा। विंग उसे हिट करते हुए कहता है तुम्हें आगे की पड़ी है। वांग जी कहता है एक बात बोलूं, मेरी फैमिली भी माफिया से है और मेरी फैमिली गुस्से से है। विंग उसे देखते हुए कहता है लैन फैमिली। वांग जी कहता है विंग वांग जी को धक्का देते हुए कहता है मतलब हम राइवल्स हैं। नहीं 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 नहीं, हम साथ नहीं आ सकते, हम साथ नहीं आ सकते, को पता चला तो हमें मार डालेंगे। वांग जी उसके करीब आते हुए उसे पकड़ता है, जहाँ पे विंग बहुत पैनिक करने लगा था। पकड़ धकड़ के उसको सोफे पे लेके बैठ जाता है और कहता है शांत हो जाओ, हम सोच लेंगे हमें क्या करना है, हम सोच लेंगे, हम सोच लेंगे। विंग कहता है वो हमें मार डालेंगे, वो हमें अलग कर देंगे। वांग जी कहता है चाहे जो हो जाए हम अलग नहीं होने वाले हैं, मतलब नहीं होने वाले हैं। विंग कहता है और अगर उन्होंने हमें अलग कर दिया तो। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें उनका सामना करना ही होगा, तुम्हें मुझ पे भरोसा है। विंग कहता है हाँ है। तो वांग जी कहता है जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे। विंग कहता है क्या वो काम करेगा। वांग जी कहता है हाँ जरूर काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। इतना बोल जो हमारा विंग है वो उसे देख रहा था। वांग जी कहता है उससे पहले मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। विंग अपनी आईज धीरे धीरे बंद कर देता है। वांग जी उसे पिक किस करते हुए धीरे धीरे करके उसे अपने करीब करता है, उसको बाहों में लेता है, देन किस करना स्टार्ट कर देता है। किस इतनी ज़्यादा जोरदार और बेतरतीब थी कि दोनों अनबैलेंस्ड हो रहे थे, पर दोनों अपने नोज और अपने फोरहेड को एक दूसरे से सटाए हुए थे क्योंकि उन्हें काम होना था, दैट्स वाई। उसके बाद वो आराम से फिर थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, फिर जा कर के लेट जाते हैं। अगले दिन सुबह डीन कहता है तो वो कभी भी आ जाएंगे। तो वांग जी कहता है हाँ और मैं एक और चीज़ चाहता हूँ। इतना बोलकर वो अपने गोगो को कॉल कर देता है और कहता है कि उसे आना चाहिए। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है बट वाई। वांग जी कहता है बस आ जाइए, और इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वांग जी विंग को देख रहा होता है और उसे कहता है चिंता मत करो, हम कभी अलग नहीं होंगे। तो इस पे हमारा जो विंग है वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था, अंदर कहता है पर ऐसा क्यों। तो वांग जी उसे कहता है बस कहा ना भरोसा रखो मुझ पे। और ये बोलते हुए वो विंग के हाथ को पकड़े हुए था। ऑलमोस्ट 1 घंटा बाद हमारे विंग के रूम के डोरबेल बजते हैं। विंग कहता है वो आ गए। तभी क्रिस डोर ओपन कर देता है क्योंकि क्रिस अंदर आ गया हुआ था। और जब वो डोर ओपन करता है तो सामने में वांग जी और विंग थे जो कि हाथ पकड़े खड़े थे। जियांग जिंग वांग जी और विंग को देखते हुए कहता है बाबा ये कौन है। विंग कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ। तो जियांग जिंग कहते हैं हाँ ठीक है तुम इससे प्यार करते हो, अच्छी बात है, पर बताओ तो सही ये कौन है। विंग कहता है वो इसका नाम। वांग जी कहता है मेरा नाम लैन वोंग जी है। जो सुन करके जियांग जिंग टमटमाते हुए गन निकालता और उसकी तरफ तानते हुए कहता क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मेरे भाई का हाथ अभी के अभी। जहाँ पे वांग जी भी दांत पीसते हुए कहता है अगर नहीं छोड़ा तो क्या करोगे। हाँ विंग मेरे से प्यार करता है मैं उससे, और अगर हम एक नहीं हुए तो हम मर जाएंगे। इतना बोल वो पॉइजन की बोतल बाहर निकाल देता है। जिसके बाद जियांग जी कहता है नो 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 विंग इसकी बातों में मत आओ, तुम जानते हो ना बाबा ये हमारा राइवल है और ये तुम्हें बस बहला रहा है, ये तुम्हें इस्तेमाल करेगा, घर ले जाकर तुम्हें टॉर्चर करेगा। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं विंग से प्यार करता हूँ और हमें हमें तो कल तक पता ही नहीं था कि हम राइवल्स हैं। और अच्छा हुआ जो हमें पता नहीं था, वरना हम कभी एक हो ही नहीं पाते अगर हम राइवल्स होते तो। और दूसरी बात ये कि मैं विंग को हार्म क्यों करने लगा भला, मैं प्यार करता हूँ। राइवलिटी हमारे और आपकी गैंग के बीच में है, ना कि विंग के साथ में। जियांग जिंग कहता है बकवास बंद करो और मेरे भाई को छोड़ो। विंग कहता है काका मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, आप प्लीज़ समझो ना। जियांग जिंग कहते बाबा दुश्मनों से प्यार नहीं किया जाता है, उन्हें सूट किया जाता है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसे सूट करो, उसे धक्का दे दो। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जियांग जिंग चिल्लाते कहता विंग तुम मेरे भाई हो या उसकी। जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मेरी बात सुनोगे। विंग वांग जी और जियांग जिंग के बीच में फंसा ही था। वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे सीजन की और पीछे से पूरा खानदान आ गया हुआ था।
क्योंकि सीचन ने सबको कॉल कर दिया हुआ था, सबको आने के लिए बोला था। सारे आनन फानन में प्राइवेट जेट पकड़ के उधर टपके हुए थे। जैसे ही सब आते हैं, ये मतलब गहमा-गहमी 20 मिनट तक चली थी, तब सारे फैमिली आ गए थे और सब लोग बाहर से अंदर तक सब देख रहे होते हैं, जहाँ पे सीचन आते ही कहता है, "वांग जी।" झांग जिंग उसे देखकर कहता, "वाओ! तो तुम भी यहाँ आए हो। अच्छा है, आज एक साथ सब खानदान का नाम ही मिटा देता हूँ। न लैंस बचेंगे, न उसके खानदान का कोई बच्चा या वारिस बचेगा।" जहाँ पे सीचन कहता है, "झांग जिंग, ये सब करना बंद करो।" तो झांग जिंग कहता है, "क्यों बंद करूँ हाँ? क्यों बंद कर दूँ? तुम्हारी वजह से मेरी बहन मारी गई। अब तुम्हारी वजह से मेरा भाई जहर खाने की नौबत आ गए हैं उसके। बताओ, कैसी फैमिली है तुम्हारी? कैसे लोग हो तुम? किसी को जान से मार कर ही दम लोगे क्या? हाँ, मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था? मेरा भाई ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा?" सीजन कहता है, "घर नीचे रखो, मैं बात करता हूँ।" जहाँ पे वो कहता है, "वांग जी, ये सब क्या है? तुमने हमें आने के लिए बोला और ये सब क्या है?" वांग जी कहता है, "गगा, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में किस तरह की दुश्मनी है और क्या है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, दैट्स इट। और अगर आप हमें एक नहीं होने देंगे तो हम मर जाएंगे।" सीजन कहते हैं, "तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मेंटालिटी कब से ये डरपोके वाली हो गई? हाँ, मर जाना चाहता हूँ, छोड़ के चला जाऊँगा, मर जाऊँगा। ये क्या है वांग जी? तुम एक स्नाइपर बॉय हो और तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम लोगों को मारते हो और तुम ये फालतू सी चीज़ छोड़ो और चलो।" वांग जी विंग को अपने पीछे छुपा लिया था और कहता है, "विंग डर रहा है, आप लोग चिल्लाना बंद करेंगे?" जियांग को भी पता है कि विंग को ये सभी चीज़ें पसंद नहीं है, वो बस डरता है इन सभी चीज़ों से, इसलिए वो कहता है, "बाबा यहाँ काका तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा यहाँ।" विंग वांग जी का टाइटली शर्ट पकड़ते हुए थोड़ा-सा मुंडी बाहर निकालते हुए कहता है, "काका मुझे नहीं आना, मुझे वांग जी काका के साथ रहना है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। अब सब मान जाओ ना।" जहाँ पे जियांग सिंह दाँत पीसते कहता है, "विंग बाहर आओ।" वांग जी कहता है, "ये नहीं आएगा और आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो हम बस ज़हर खा लेंगे, बात खत्म।" सीजन कहते हैं, "वांग जी ये पागलपन बंद करो।" वांग जी कहता है, "आप बोलिए, हमें साथ रहने देंगे या अलग करेंगे?" जहाँ पे जियांग सिंह कहता है, "ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।" वांग जी कहता है, "ठीक है, फिर ऐसा ही होगा।" जहाँ पे अंकल किरण कहते हैं, "ये सब क्या बकवास है, बंद करो वांग जी और घर चलो।" वांग जी कहता है, "मैं नहीं आ रहा।" विंग, "क्या तुम तैयार हो?" विंग कहता है, इतना बोल दोनों एक साथ पॉइजन का ढक्कन खोलते हैं, दोनों गटक एक ही बार में पूरा पी जाते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे हल्का हल्का पसीना आने लगा था और दोनों बुम से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से विंग के मुंह से झाग आने लगा था और वांग जी के मुंह से तो ब्लड ही आने लगा था, जिसे देखकर सब भागते हैं। और आनंद फानन में जो स्टार्टिंग में सीन था हमारा, वही सीन रिपीट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे सीजन जस्ट उस भीड़े और लोगों के बीच में खड़ा था, जहाँ पे सब लोग बस बोल रहे थे, "वांग जी की सांसें नहीं चल रही है।" और विंग विंग का पोर्शन निकाल देने के बाद भी उसकी नस नहीं मिल रही है, क्या करे हमें समझ नहीं आ रहा है। हर कोई में हड़कंप मचा हुआ था और सीजन जियांग चंग को खींच कर बाहर लाता है, उसको पीटता है। इतना ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पिट रहा था, जियांग चंग सीजन को पीट रहा था, सीजन जियांग चंग को पीट रहा था, एक दूसरे को दोनों को पीटे जा रहा था, पीटे जा रहा था, पीटे जा रहा था। एंड देन लास्ट में कहता है कि, "तुमने एक बार भी मुझसे प्यार नहीं किया, नहीं किया क्या? हाँ, नहीं किया क्या?" आज वो दोनों जान से जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं और तुम्हें तो खुशी होगी ना, तुम्हें तो बदला चाहिए ना। जो चले गए उसके लिए पागल हो रहे हो और जो जिंदा है उसे। जियांगजिंग कहता है, "अपनी भाई की मौत पे तुम्हें गम हो रहा है?" "हाँ, गम हो रहा है। मैंने भी अपनी बहन खो दी और आज मैं फिर से अपना भाई खो रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से।" जियांगजिंग, मेरी बात सुनो, वो मेरा फैसला नहीं था। तुम्हारे गैंग के लोगों ने मेरे गैंग के लोगों को शूट कर दिया था, वो लोग बस गुस्से में थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, मैंने उन्हें नहीं कहा था। तो अक्सर होता रहता है ना, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग। जियांगजिंग कहता है, "क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? उसने मेरी बहन।" सीजन जियांगजिंग को ऐसे कस के गले लगा लेता है, क्योंकि जियांगजिंग ब्रस्ट हो रहा था एकदम से और रो रहा होता है। एंड देन उसके बाद कहता है, "माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो जियांगजिंग, माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने उन सबको मार भी डाला। जिन लोगों ने तुम्हारे बहन के साथ में ऐसा किया, मैंने उन सबको मार डाला। तो जो अगर उस दिन तुम्हारे भाई के साथ कुछ हो जाता था तो एक ही दिन में दोनों को खो देते। ऐसा मत करो जियांगजिंग, प्लीज़।" जियांगजिंग उसे फिर से पीट रहा होता है, ऐसे धक्का-मुक्की कर रहा होता है, लेकिन सीजन उससे पिटाई खाने के बाद भी अलग नहीं हो रहा था। कहता है, "प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे मार दो,
इतना बोलकर वो जियांग सिंह का गन को लेता है और अपने ऊपर ऐसे ऐसे माथे पे लगा लेता है। हालांकि जियांग सिंह कितनी बार उसे शूट कर चुका है लेकिन जान से कभी नहीं मारा था। अभी एकदम सीधा खोपड़ी के बीचों बीच रखा हुआ था। बोला था नहीं टपका हमारा तो टपका के रह, तो थोड़ा जाके शांति मिल जाए, तो चल टपका। शांति को ढूंढ रहा था बेचारा। खैर छोड़ो, फनी हो गया ये। जियांग सिंह उसे देख रहा था, कहता है क्यों आखिरकार क्यों कर रहे हो ऐसा। सीजन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जियांग सिंह। तुमने भले ही मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया हो या ना किया हो, पर मैंने हमेशा किया था। हालांकि मैं स्टार्टिंग में तुम्हारे पास आया था माइंड गेम खेलने के लिए, तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बाहर निकाल कर तुम्हारे सीक्रेट जानने के लिए, ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ फ्यूचर में तुम्हारे खिलाफ। लेकिन मैं अपने दिल के हाथों हार गया। तुम्हारे लिए मैं बॉटम भी बन गया। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन क्या तुमने कभी अगर नहीं किया है तो मुझे मार डालो, क्योंकि ये सब कुछ की शुरुआत मुझसे हुई थी तो मुझ पे ख़त्म होना चाहिए। ये बोलकर हमारा जो सीजन है ना, उसके ट्रिगर को दबाने ही वाला था आंखें बंद करके कि जियांग सिंह गन को ऊपर कर देता है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे ऐसे ही पागल होते रहो तब तक जब तक कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना होता रहे। और क्या कहा तुमने, मुझसे प्यार करते हो ना। जियांग सिंह उसे घूर कर देख रहा था जहाँ पे सीजन कहते हैं हाँ। तो वो कहता है अगर मेरा भाई बच गया तो तुम्हारे रास्ते क्लियर है, और अगर नहीं बचा तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। इतना बोल जियांग जी वहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर अथक प्रयास करने के बाद वांग जी को फिर से वापस से लाइफ लाइन उसकी ठीक हो गई थी। पर वो अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, जहाँ पे सब लोग बहुत पैनिक हो रहे थे। दोबारा से उसके पूरे बॉडी को क्लीन किया जाता है, पॉइजन निकाला जाता है और वापस से उसे स्टार्ट करने के लिए, मतलब बोलता है ना दवाई वाई दो और ठीक ठाक करो। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे के बाद जाकर विंग की नब्स वापस मिली थी, एंड देन धीरे धीरे करके उसे ठीक से दवाई और सभी चीज़ दिया गया था। पूरा ब्लड चेंज करना पड़ा उसका। विंग का कुछ ज़्यादा ही असर कर गया था, अब जल्दी असर कर गया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रूहें अगर कमज़ोर हो और हम डर के अभाव में हो तो चीज़ें जल्दी रिएक्ट करती है। वांग जी मजबूती के साथ खड़ा था क्योंकि उसे अपने सांसों पे नियंत्रण था, क्योंकि वो एक स्नाइपर था। लेकिन हमारा विंग बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे, मे भी शायद इसलिए ज़्यादा असर कर गया। हालांकि पूरे 7 घंटे के अंतराल में दोनों के बॉडी से पॉइजन वगैरह निकाल करके वहाँ से उन्हें सही सलामत तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी लाइफलाइन दोनों की लटकी पड़ी थी, पर हाँ उन्हें अंडा ऑब्जर्वेशन में डाल दिया गया था अगले 1 दिन के लिए, जहाँ पे ऑल फैमिली वाले के प्राण पखेरु निकल गए थे। पूरी फैमिली पूरा खानदान बाहर पहरा दे रहा होता है। सीजन वापस से जियांग सिंह के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। सब लोग तो हाँ हाँ करके देख रहे थे, कहाँ चल रहा हो, कहाँ चल रहा हो, ये कहाँ चल रहा हो। हाँ। उसके बाद जियांग सिंह उस कॉफ़ी को बस चुपचाप लेकर के पी रहा होता है, कुछ सवाल जवाब नहीं। दोनों के आंखों में दर्द, गुस्सा, नफरत, बदला सब कुछ था, बट साथ में था इनसिक्योर थी अपने भाई को लेकर के। अगले दिन शाम तक दोनों को होश नहीं आता है तो जियांग सिंह पैनिक होते हुए कहता है आखिरकार वो लोग जग क्यों नहीं रहे हैं, कुछ हलचल क्यों नहीं हो रही है, उनकी उनकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें साथ रहना है। इतना बोलकर वो गुस्सा करते हुए विंग के पास जाता है और कहता है तुम उठते क्यों नहीं हो। हाँ तुमने कहा था ना कि तुम्हें उस डफर के साथ में रहना है, तुम्हें प्यार करने के लिए एक राइवल ही मिला था, आखिरकार क्यों क्यों किया तुमने ऐसा। हाँ उठो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी सीजे को खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता विंग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तुम्हें उस डफर के साथ रहना है, रहने दो, उस इडियट के साथ ही रहना। उस स्नाइपर बॉय को तुम्हें पसंद करना था। इतने सारे लोग में तुम्हें वही पसंद आया विंग, ठीक है कोई बात नहीं, बट जाओ और जाओ उसके साथ खुश रहना। गगा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, गगा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। उठ जाओ विंग, उठ जाओ। गगा 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 की हालत ठीक नहीं है, बस मैं टूट रहा हूँ। मैं किसे कहूँ अपने दिल की बात, किसे कहूँ, किसे बताऊँ कि मैं कितना तड़प रहा हूँ। प्लीज़ उठो विंग, उठो, मैंने कहा उठो। तुमने कहा था ना कि तुम्हें वांग जी के साथ रहना है, तो तुम उठना क्यों नहीं चाहते, उठो विंग। इतना बोलते हुए उसको झुला रहा होता है। नहीं उठ भी तो बट, और चल शादी करा दीजिए हम। सीजन पीछे से आते हुए उसको पकड़ते कहता जियांग जिंग कहता वो उठ क्यों नहीं रहा है, वो उठ क्यों नहीं रहा है, वो क्यों नहीं उठ रहा है, मुझे बताओ वो उठ क्यों नहीं रहा है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। जहाँ पे जब ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि विंग की बॉडी मूव हो रही होती, क्योंकि उसे सुनाई दे रहा था इको वर्जन में साउंड।
थोड़ी देर बाद जब सीजन कहता है देखो उसकी बॉडी मूव हो रही है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, विंग को चेक किया जाता है, तब जाकर सबकी सांस में सांस आई थी क्योंकि विंग अब स्टेबल था। अभंग जी पहले ही स्टेबल हो चुका था। फिर उसका अच्छे से इलाज वगैरह दोबारा किया जाता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत पॉइजन का मात्रा था उसे निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें आईसीयू में डाल दिया जाता है। सब लोग थोड़े से रिलैक्स थे। जी, जो हमारा सीचन था वो जियांगची के लिए बंस्टिक और उसके बाद ब्रेड लेकर आता है और वो उसे देता है खाने के लिए। वो फिर खा रहा था और सारे लोग देख के का हो रहा लो, ये का हो रहा है भाई, ऐसे करके देख रहे होते हैं। तो कोई तो बताओ हमें, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी और विंग के दोनों को ड्रेस चेंज कर दिया जाता है। सभी लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं। गैलरी में हम सीचन और वांग जी नहीं जियांगजिंग बैठे हुए थे। तब सीचन उसे कहता है तो क्या तुम रेडी हो? जियांगजिंग उसे देखता और कहता है किस लिए? सीचन कहता है तुमने कहा था अगर मेरा भाई बच गया तो तुम मुझे दूसरा मौका दोगे। जिस पे जियांगजिंग मुंह बनाते हुए कहता है मुझे याद नहीं है ऐसा। सीजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है और अगर नहीं माने तो तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें उठा के ले आऊँगा और तुम इस बात से मना नहीं कर सकते, आखिर मर्द की जवान है। जियांगजिंग कहता है अच्छा ऐसा कुछ कहा था क्या मैंने? मुझे तो याद नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है तुमने मुझे कभी प्रपोज भी नहीं किया। सीजन भी लाइक ओ वाह, तो तुम्हें प्रपोजल चाहिए? जियांगजिंग कहता है पता नहीं, शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। छोड़ो मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ। इतना बोल जियांगजिंग वहाँ से चला जाता है। सीजन भी लाइक हे तुम बहुत बुरे हो। जियांगजिंग बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता है और तुम भी। सीजन मुस्कुराते हुए वांग जी से मिलने चला गया हुआ था। इधर वांग जी होश में आते ही कहता है विंग। तो सीजन कहते हैं वो ठीक है। वांग जी धड़बड़ाने लगा था और कहता है उसे देखना है विंग को। सीजन उसे कहते हैं पहले ये बताओ ये पॉइजन पीने वाला आइडिया किसका था? हाँ, वांग जी कहता है वो मेरा था, पर मुझे पता नहीं था कि विंग पूरा बॉटल पी जाएगा। मैंने तो थोड़ा ही पिया था। सीजन कहते हैं हाँ, बॉटल देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये तुम दोनों का प्लान हो सकता है हमें उल्लू बनाने का, लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि विंग ज़्यादा सीरियस हो गया तो। हाँ, आखिरकार उसने पूरी बॉटल खाली कर दी। वांग जी कहता वो बुद्धू है एक नंबर का। मैंने बोला था उसे थोड़ा ही पीने के लिए, लेकिन गुस्से गुस्से में उसने पूरा पी लिया। इधर जियांगचेंग जब उसके पास आता है तो विंग ना मुंह फेरे हुए था, जहाँ पे उसके डैड और मॉम दोनों थे। अब मॉम अभी भी ऑक्सीजन ले रही थी। उन दोनों से बात हो जाने के बाद विंग ना रो रहा होता है और सॉरी भी बोल रहा होता है, लेकिन जियांगचेंग आते ही कहता है तुमने जहर क्यों पिया? विंग उसे देखता हुआ कहता है आप हाँ नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं पता आप क्यों दुश्मनी ले रहे हो, पर मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप हाँ नहीं करते तो मैं क्या करता हूँ, और अगर आप अभी भी हाँ नहीं करोगे तो मैं दोबारा। जंग जी एक थप्पड़ मारता है उसको, कहता अभी अभी तो 2-3 दिन में तुम होश में आए हो और तुम्हें दोबारा मरना है। विंग कहता है तो क्या आप मुझे। जियांग सिंह उसे गले लगाते हुए कहता अपने भाई के लिए कुछ भी, मैं सब कुछ करूँगा, मरने की बात मत करना। विंग कहता है फिर वो वापस से उसे ऐसे ही था जहाँ पे जियांग सिंह उसे कहता है तुम खुश हो ना? विंग कहता मुझे बस बताना अगर वो तुम्हें परेशान करे तो। विंग कहता है जी गा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग जी भी आता है, जहाँ पे उसके पास बैठते हुए उसे कहता है मैंने तो तुम्हें थोड़ा पीने के लिए कहा था, तुमने पूरा क्यों पी लिया? विंग बिना जवाब दिए उसे गले लग जाता है और कहता है मैं डर गया था कि कहीं मैं आपको नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं बस मरना चाहता था। वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है डरपोक कहीं के, आज के बाद तुम इन सब से दूर रहोगे। विंग कहता है आप जो बोले मैं वो करूँगा गगा। वांग जी उसे केयर्स करते हुए कहता है मरने की बात मत करना, मैं तुम्हें सबसे बचा के रखूंगा। जियांग सिंह जेलिस भाई होते हुए आता उसके हाथ हटाते हुए कहता तुम क्यों बचाओगे, मैं खुद बचा लूंगा। सीजन उसके पास आते हुए कहता है वो उसका पार्टनर है ना तो वो बचाएगा ना। इन दोनों को ऐसे इंटरेक्ट करते हुए देखकर वांग जी कहता काका अब दोनों में क्या चल रहा है? तो सीजन कहते हैं एक्चुअली में हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सारे लोग हाँ करके देख रहे होते हैं और कहते हैं कब, कैसे, कहाँ, कब हुआ ये? फिर हमारा सीजन कहता है 2 साल पहले। भाई साहब सारे फैमिली वाले की सोल ना कुछ सेकंड के लिए निकल के भाग गई थी। जहाँ पे जियांगजिंग बस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और उसके डैड कहते हैं अगर ये तुम दोनों, तो फिर इतना लड़ाई इतना झगड़ा ये सब क्या क्या था? सीजन कहता है एक्चुअली में हमारी भी लड़ाई चल रही थी अंकल, आई एम सो सॉरी। इतना बोलना हुआ ही था तो अंकल कहते हैं तो तुम दोनों सीरियसली एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जहाँ पे जियांगजिंग नो बोल रहा था और सीजन बोलता है यस अंकल, और हम शादी करना चाहते हैं, साथ में हम वांगजी और विंग की भी शादी कराएंगे। इतना सुनना हुआ ही था। सारे फैमिली कहते फाइनली चलो झगड़ा तो ख़त्म हुआ। हाय, हमें लगा नहीं था कि कभी ये ख़त्म होगा।
इतना बोलकर वो लोग राहत की सांस लेता था। जियांग जिंग भी लाइक डैड, तो कहते हम चाहते थे कि ये झगड़ा अपने अपनी जगह पे सीमित हो जाए। पहले धीरे धीरे हम सब लोगों में मनमुटाव होना हो स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम सबके अंदर ईगो आ गया था कि हम सबसे बेहतर है तो हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर जब आपके अंदर बेहतर और सर्वश्रेष्ठ की भावना आ जाती है और आपको लगता है कि सिर्फ आप ही आप है और आपके अलावा कोई और नहीं है, तो उस दिन से आपके गर्त में जाने के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम सब के अंदर ये आ गई थी और बीच में सबको लगा कि हमने गलत किया। पर जब तक ये चीज़ें ठीक हो पाती तब तक तुम लोगों ने बागडोर संभाल ली थी और सीजन पूरे माफिया वर्ल्ड का माफिया बन गया था। ग्रैंड माफिया बोलो या माफिया किंग बोलो, जो भी, जिसकी वजह से हमें मौका ही नहीं मिला कुछ भी चीज़ें ठीक करने के लिए, और ना चाहते हुए भी हमें। हाँ, और इतना बोलकर सब अफसोस कर रहे होते। इधर वो दोनों भी खुश थे और ये लोग भी, और उसके बाद जियांग चिंग भी लाइक, अरे तो हम फालतू में ही लड़ रहे थे, हमसे एक बार डिस्कस तो कर लिया होता। फिर कुछ दिन बाद विंग और वांग जी को सबको लेकर के वो लोग वापस अपने अपने घर आते हैं, जहाँ पे वांग जी हमारा विंग को कॉल करते हुए कहता है, तुम्हें देखे हुए 8 दिन हो गए हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। जहाँ पे सीचन पीछे से खड़ा होकर सुन रहा होता है और कहता है, मेरा भाई भी बावरा हो गया बिल्कुल मेरी तरह। और अपने मन में ही कहता है, मैं भी जब भी मुझे उसे देखने का मन करता था तब मैं उसे देखने के लिए उसके घर चला जाता था। घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहता, उसे बस एक नज़र देखने के लिए। तब तक जब तक कि थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों कॉल रख देते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली वाले उन दोनों को इतना उत्सुक देख करके खुश हो रहे थे। जहाँ पे विंग को पूछते हैं जंग जिंग की तुम्हारी मुलाकात वांग जी से कैसे हुई, तो वो बताता है कि हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात हुई थी उसी वक्त जब उसकी मॉम और वो लोग एडमिट थे। जियांग जिंग कहता, क्या इत्तेफाक है, जहाँ एक ने मुझे दर्द दिया तो दूसरे ने तुम्हें संभालना। पर फिर भी वो खुश था। धीरे धीरे करके शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वांग जी हमारा बावरा बन के घूम रहा था विंग के बिना, इसलिए सभी लोगों को जल्दी जल्दी करनी पड़ी थी। शादी वाले दिन वांग जी और सीचन दोनों स्टेज पे खड़े थे। वांग जी तो बहुत बेताब हो रहा था विंग को देखने के लिए। सीचन कहते हैं, शांत हो जाओ। तो वांग जी कहता है, मैंने जैसा बोला है आपने वैसा ही किया है ना? तो सीजन भी लाइक, हाँ हाँ मैंने बोला है। जहाँ पे उसने क्रिस और लेले को ऑर्डर दिया था, वांग जी चाहता है कि सबके हाथ में गुलाब के फूल हो, पर गन सब सेफ्टी के लिए रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई दिखे या दिखाए, बट हाँ होने चाहिए। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है, जी सर। जितने भी उसके बॉडीगार्ड थे सबने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और सबके हाथ में गुलाब के फूल थे, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव और साथ में सब डिसेंट बच्चे लग रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग सिंह, उसने भी अपने बंदे को सेम ऑर्डर दिया हुआ था और उसके बंदे ने ब्लैक पहना हुआ था और सबने गन छुपा रखे थे और सबके हाथ में ब्लैक रोज थे। जिसके बाद दोनों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। वहाँ पे कुछ और माफिया लोग थे जो किसके ये थे, मतलब रिलेटिबल्स थे, और साथ में जिन और साथ में वेन और साथ में नीए, सब लोग वहाँ आए हुए थे और सब लोग बस वेट कर रहे थे ब्राइड के आने का। जहाँ पे जंग जिंग और विंग दोनों रेडी हो जाने के बाद बाहर आते हैं। विंग काफ़ी एक्साइटेड था और जंग जिंग उसे कहता है, गगा तुम्हारा हमेशा हेल्प करेगा। तो विंग कहता है, हाँ गगा मेरे पास तो 3 दिन हो गए ना। जहाँ पे जियांग जियांग उसकी बातों को केयर्स करते हुए कहता है, चलो। फिर वहाँ से वो लोग स्टेज पे आ जाते हैं। आने के बाद दोनों वो खड़े हो गए थे। खड़े होने के साथ ही प्रीस्ट आता है, जो कि बेचारा डरा हुआ था, भाई माफिया की शादी करवा रहा था वो। पर फिर भी उसे बोलते हैं रिंग एक्सचेंज करने के लिए। सब लोग एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद एल्डर एंड सिस्टर को पो किया जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरे को किस करने के लिए बोला जाता है, जहाँ पे जंगजिंग और सीचेन और वांगजी और विंग एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं। किस करके जैसे ही वो लोग ऐसे, मतलब होता है ना कि अब चलो शादी हो गई, तभी वहाँ पे फायर क्रैकर जलना स्टार्ट हो गए थे। सारे बंदे गन निकाल कर ढूंढना स्टार्ट, किसने जलाया अभी। सारे लोग इधर उधर ढूंढते, अफरा तफरी मच जाती। जिसके बाद विंग इतना डर गया था कि वो एकदम वांगजी को चिपट के पकड़ लिया था। जब सीचन और जंगजिंग वांगजी सब देखते हैं तो पैनिक कर रहा था विंग। और उसके बाद उसकी मॉम कहती है, विंग विंग विंग, जहाँ पे जियांग फेमियांग सबको फिर कहते हैं वापस से कि अपने अपने गन वापस रखो और देखो किसने चलाया। तभी पीछे से हमारा क्रिस और ले लिया हंसते हुए आ रहे थे, जिसे देखकर सारे लोग गन तान देते हैं। और वांगजी और जो हमारा सीजन है वो दोनों आते हुए कहता, क्या किया तुमने? वो कहता, हमने तो बस फायर क्रैकर्स चलाए थे। वो देखिए सर। इतना बोलकर जब पीछे देखा जाता है तो विंग वाह करके देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी ने उसके कान बंद कर दिए थे और विंग बस देख रहा होता है। जहाँ पे वांगजी विंग को मुस्कुराता हुआ देखकर सीजन और जंग जिंग और वांगजी सबको शांति मिल रही थी भाई, वरना विंग तो काफ़ी डर गया था। उसके बाद वो सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगते, जहाँ पे हमारे लिली ने और हमारे क्रिस ने दोनों के लिए हैप्पी मैरिज की शुभकामनाएं लिखी हुई थी और मैरिज लाइफ की भी। बेचारा भी तो जान जाते जाते बचा था, सोच रहा हुआ था कि इधर फंस गया मैं।
अब जितने भी माफिया लोग थे वो सब लोग वापस से अपने अपने गन अपने पॉकेट में डाल के फिर से वो वाइट गुलाब और ब्लैक गुलाब निकाल लिए हुए थे और खड़े हो गए थे अपनी जगह पे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद विंग और वांगजी और सीजन जंगजिंग वो सब लोग जैसे स्टेज से नीचे आते हैं तो सब पैरेंट्स को ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सब हो जाने के बाद जंगजिंग कहता है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो सीजन भी लाइक अरे मैं माफिया किंग हूँ। तो जंगजिंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ। तो कहता नहीं तुम मेरे साथ घर चलो। अब वो दोनों तू मैं कर रहे होते हैं जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं हाय। एक्चुअली में हम लोगों ने तुम चारों के लिए एक पैलेस खरीदा है और तुम चारों वहीं जा रहे हो और वो भी समुद्र किनारे जैसा कि विंग को पसंद था। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता सच में मम्मा। कहता जैसा कि तुम्हें और सीजे को पसंद था। विंग सैड हो जाता और कहता मैं सीजे से मिलना चाहता हूँ। भाई विंग बोले और सब लोग मना करे फिर लाइक चलो। फिर सब ग्रेवयार्ड आते हैं और याल्नी को पुष्प अर्जित किया जाता है। और उसके बाद वहाँ से सब लोग अपने विला की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे ये लोग अपने पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। इधर हमारे चारों कपल्स को विला छोड़ दिया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी एकदम एडवांस टेक्निक और टूल्स और साथ में गन्स वगैरह के साथ में। चारों कपल को विला काफ़ी पसंद आया था जहाँ पे सीजन वांगजी के रूम के बाहर दोनों का नेम बोर्ड लिखा हुआ था। दोनों दो तरफ था। एक तरफ का पूरा भाग जो था वो वांगजी का था दूसरी तरफ का सीजन का था। दोनों पार्टनर दो सीढ़ियाँ भी थी। वो हमारा वांगजी तो विंग को कैरी कर लिया था ब्राइडल स्टाइल में पर हमारा जियांगसिंग भाई मस्कुला नेवड़ा है थोड़ी होएगा। वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो जियांगसिंग कहता रहवा दो कमर टूट जाएगी तुम्हारी वैसे भी बेड पे तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तो जियांगसिंग जब ऐसा बोलता तो सीजन कहता नहीं मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर। तो जियांगसिंग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता बोलो मैं तुम्हारे बीच क्या डील हुई थी समझे ना। अब हमारा सीजन सोच रहा था अभी मैं माफिया किंग हूँ मुझे माफिया क्यों बना रहे हो। तो जियांगसिंग भी लाइक घर में तो मेरी ही चलेगी चाहे दो हो जाए। और हमारा सीजन भी लाइक ओके जैसा हुक्म आप बोलो। इतना बोल कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है जहाँ पे उसके टाई को पकड़ते हैं हमारा जियांगजिंग उसे खींच कर लेके जा रहा होता है। और विंग कहता है ये गगो को क्या हुआ है। तो वांगजी कहता है तुम्हारे गगा मेरे गगा के ऊपर रूल कर रहे हैं और मैं तुम्हारे ऊपर। विंग शर्माते हुए कहता क्या बोल रहे हो आप। फिर वो दोनों अपने अपने रूम में आ जाते हैं जो कि रूम बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। दोनों के लिए अच्छे से फ्लावर बुके रखा हुआ था नई लाइफ के लिए शुभकामनाएं लिखी हुई थी। वांगजी विंग को बेड पे लाकर लिटाते हुए कोट उतारते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इधर हमारे जियांगजिंग सीजन को लेकर के अंदर कमरे में आ गया था और उसके हेड पे ना कन रखते हुए कहता है तो बताओ मुझे छोड़ के जाओगे मुझे दगा करोगे। जिस पे सीजन कहता है मेरी इतनी हिम्मत कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो जियांगजिंग कहता है अगर मैं नहीं आऊँ तो मुझे ढूंढने के लिए आ जाना और अगर मैं ना दिखूँ तो मेरा इंतजार करना जैसे कि पहले करते थे। सीजन ऐसे शॉक्ड होते हुए कहता तुम्हें पता था। जियांगजिंग कहता है मुझे पता था सब कुछ। कैसे तुम मेरे घर के बाहर रहते थे कैसे तुम मुझे टेम्पल्स देखने आते थे कैसे तुम मुझे काम की जगह पे आते थे कैसे तुम मेरे लिए गेटअप चेंज करके आते थे। जियांगजिंग बेचारा हमारा तुम्हारे इसके में मैं क्या क्या ना बना मीना कभी बना। आगे लिख देना कमेंट में तुम लोग ठीक है। फिर सीजन भी लाइक तो जब पता था तो फिर मेरे पास क्यों ना है। जियांगजिंग कहता मुझे अच्छा लगता था अब मुझे पसंद है कि मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे आगे पीछे घूमे। वैसे तुमने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया इतना सुनना हुआ ही था। तो सीजन भी लाइक हाँ। कहता हाँ अभी करो। और उसको ज़बरदस्ती नीचे बिठा दिया जाता है बेचारा नीचे बैठे हुए था और उसे कहता है क्या बोलना है। तो जियांगजिंग कहता है तुम डिसाइड करो कि तुम्हें बोलना क्या है। तो सीजन भी लाइक क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सीजन जब ये बोलता है तो जियांगजिंग गन्स को रिलोड करते हुए कहता क्या कहा तुमने। कहता नहीं नहीं पतिदेव क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहोगे। इतना सुनना हुआ ही था तो वो भी लाइक ये अच्छा है। फिर वो कहता है सुनाई नहीं दिया दोबारा बोलो। और हमारा सीजन चिल्ला कर बोलता है पतिदेव क्या तुम मेरे साथ पूरे जीवन रहना चाहोगे। फिर उसके बाद उसे उठाता है देन गले लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके बेड की तरफ बढ़ जाते हैं देन अपनी एवरीडे एक्टिविटी में लग जाते हैं जो कि उनका वेडिंग नाइट होने वाला था। और इधर हमारे जो वांगसेंस कपल थे वो धीरे धीरे करके वांगजी उसे एकदम आराम से उसके ऊपर लीन किया हुआ था और उसे बाहों में लिए थे। कहता है तुम्हें डर लग रहा है। विंग कहता है थोड़ा सा। वांगजी कहता है तुम्हें पाकर तुमसे शादी करके मैं इतना खुश हूँ कि मुझे ये डर भी बहुत अच्छा और रिवॉर्ड जैसा फील करा रहा है। तो हमारा जो विंग था वो मुंह बनाते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। ये बोल करके और वो उसे देख रहा होता है जहाँ पे हमारा विंग थोड़ा सा डर गया था लेकिन हमारे वांगजी जो कि फाइनली एक साफ सुथरा को एक क्यूट बॉय मिल गया था इतना खुश था कि वो बस उसके साथ एंजॉय करना चाहता था। धीरे धीरे उसके ऊपर लीन होता चला गया और वो एक दूसरे में खो जाते हैं।
तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जैसा भी लगा हो। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।